क्या आप सच में किसी RNAW के ऑपरेटिव से मिले हैं? आज हमारे साथ स्टूडियो में है RK शर्मा जी। ये RNAW के ऑपरेटिव रह चुके हैं। RNAW के बारे में लोग जैसे पिक्चरों के रेफरेंस होते हैं, उनके पास में कुछ किताबों के रेफरेंस होते हैं, लेकिन दरअसल एजेंसी काम किस तरीके से करती है? ऋग्वेद का मंत्र है, न तिष्ठन्ति, हम कभी नहीं रुकते, न निमिषन्ते यते, हमारी पलकें भी नहीं झपकाते, देवा नाम स्पर्श, हम देवताओं के स्पाइस हैं, देवताओं के जासूस हैं, ई चरंती, वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव एवरीवेयर। क्या अमेरिका और इंडिया कभी इत्तेहादी, कभी अलाई हो सकते हैं सिक्योरिटी वाइज या नहीं? वो पूरी दुनिया को डिजिटली कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो डॉलर के ऊपर एक पिरामिड होता है, उसके ऊपर एक आंख होती है ना, इल्यूमिनाटी जिसको कहते हैं, तो वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो रियलिटी है। ये सैटानिक लोग हैं, ये शैतान की वास्तव में पूजा करते हैं और बच्चों की बलि दी जाती है। आज के जमाने में भी एप्स्टीन के फाइल से क्लियर हो चुका है। ये कब तक इन मूर्खों के साथ लगे रहेंगे? वो मूर्ख है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। जिस तरीके से भारत खड़ा होता था, जिस हैसियत के साथ में, वो हैसियत कहीं ना कहीं गिरी। इसकी क्या वजह है? वो जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरह के बेंजामिन नेतन्याहू है, उसी तरह के कुछ लक्षण मेरे को नरेंद्र मोदी के अंदर भी दृष्टिगोचर से होते दिख रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ। आपका ये कहने का मतलब है कि देश की पॉलिटिकल, जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो गट फीलिंग पे विदेश नीति डिसाइड कर रही है। न सिर्फ विदेश नीति बल्कि हर नीति। हुआ क्या इस देश के अंदर सिवाय बातें करने के? जो चाइना के अंदर एडवांसमेंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में है, वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स डेंजरस डांस करते हैं, कोऑर्डिनेटेड ड्रोन्स आएंगे उधर से एक साथ 5 लाख उड़ते हुए, जमीन पे बगते हुए, ऐसे ह्यूमनॉइड कौन भेजोगे आप उनसे लड़ने के लिए? जिस वर्ल्ड ऑर्डर में जब हम ये असेसमेंट, हमारी खूब चर्चाएं ये होती थी कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसमें भारत भी एक स्टेक होल्डर होगा और भारत भी एक पोल होगा। भारत अपना तेल नहीं खरीद पा रहा कि उसको इतना तो कोई कहने वाला नहीं है फॉरेन मिनिस्टर में से कि भाई साहब आप कौन हो। वो जो ब्रिक्स के अंदर से आई निकाल के बेचने नहीं, ऐसे कॉलर ऊपर गए अमेरिका में बेंजामिन नेतन्याहू कि ब्रिक्स का आई हटा दिया मैंने। काय का ब्रिक्स? मैंने 2 दिन पहले बुला के दिखाया ना, एप्स्टीन की फाइल में लिखा हुआ है, मोदी टुक एडवाइस, sang and danced in Israel for the benefit of the US president। तो सर, और तीसरी बात ये कि हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, आप आने वाले 10 साल में क्या स्थिति भारत की देखते हैं? आपका असेसमेंट क्या है उसको लेकर? देखो, पाकिस्तान के बारे में भी ना अपने असेसमेंट बिल्कुल ठीक रहे हैं। आसिम मुनीर के आने से लेके इमरान खान के जाने से विशेषज्ञ हैं ऐसे हमारे पास कुछ लोग। दिक्कत ये होती है कि उन विशेषज्ञों की कोई सुनता नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि धुरंधरी का ज़माना है। तो आपका कहने का मतलब है कि मोसाद इस लेवल पे या इजराइल इस लेवल पे काम कर रहा था उस समय कि जो अमेरिका की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा? नहीं, कहा नहीं जा रहा, ये है, ये रियलिटी है। ये कोई इंटेलिजेंस की फाइल पढ़ के मैं याद करके नहीं बोल रहा हूँ। अभी डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने का प्रयास किया है इसराइल ने कि मोसाद ने, मतलब आप कहिए कि एप्स्टीन फाइल्स के जरिए जो है कोशिश करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की पूरे अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप को। न सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया, ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश एम्बेसडर। वैसे तो सर कुछ आरोप भारतीय नेताओं के ऊपर भी। उसके विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो सर, RNAW के बारे में लोग जैसे पिक्चरों के रेफरेंस होते हैं, उनके पास में कुछ किताबों के रेफरेंस होते हैं, लेकिन दरअसल एजेंसी काम किस तरीके से करती है और कैसे रेज हुई, कहाँ से बनी, क्यों ये आइडिया हुआ? क्योंकि हमारे पास में इंटेलिजेंस ब्यूरो पहले से थी, तो उससे एक अलहदा एक एजेंसी बनाना, फिर उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा बता पाएँ हमारे दर्शकों को। RNAW भारत की वो शक्ति है जो फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। एक वैदिक मंत्र है, न तिष्ठन्ति न निमिषन्ते यते, देवानाम स्पर्श ई चरन्ति। ऋग्वेद का मंत्र है, न तिष्ठन्ति, हम कभी नहीं रुकते, न निमिषन्ते यते, हमारी पलकें भी नहीं झपकाते, यानी हम नज़र नहीं हटाते। देवानाम स्पर्श, हम देवताओं के स्पाइस हैं, देवताओं के जासूस हैं। ई चरंती, वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव एवरीवेयर। तो ये इंस्पिरेशन है। फॉर्मल जो हिस्ट्री है, वो टेक्निकल जो हिस्ट्री है, वो कई जगह उपलब्ध है, सोशल मीडिया पे बहुत उपलब्ध है, विकिपीडिया पे उपलब्ध है, किताबें लिखी जा चुकी है, वो सबको पता है। आपका ये जो उपक्रम है न्यूज़ पिंच, आपके जो दर्शक हैं
उन्हें वो बात पता होने चाहिए जो अभी रेलिवेंट है RNDW के कॉन्टेक्स्ट में। RNDW अभी कैसे रेलिवेंट है, RNDW ने पिछले 25 साल में ऐसा क्या काम किया है कि देश को उस पर नाज हो। वो 71 के बारे में बात करें, RNDW ने वो किया, 80 के बारे में, 85 90। तो ये जो नई पीढ़ी है, जो आपके दर्शक जेन जी है, वो तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो उन्हें पता भी नहीं होगा ना। अब मैं बताऊं कि रॉ ऐसे बने था, वो आए थे, उसका क्या इंटरेस्ट है बेचारे का, टाइम भी नहीं है उसके पास। उसके लिए प्रासंगिक है कि हम 9/11 से शुरू कर लेते हैं। 9/11 सबको पता है क्या हो रहा है। 9/11 के वक्त मैं मसूरी में था, लबासना, ट्रेनिंग कर रहा था, फाउंडेशन कोर्स, और ऑफिसर्स लाउंज में मैंने देखा था कि वो प्लेन आके टकरा गया है और सारे ऑफिसर बैठे हैं और एकदम चिंता का और भय का माहौल हो गया है। और उस ज़माने में इनफॉर्मल कांटेक्ट रखती थी एजेंसीज सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ। उनके लोग आते थे, बातें करते थे, इनफॉर्मली ऑफिसर्स लाउंज में बैठते थे, असेस करते थे कि इन सब में से कौन वो काबिल लोग हैं जिन्हें हम RNDW के भविष्य के हार्डकोर ऑफिसर्स बनाएं। और उनके बारे में पता नहीं होता था वो कौन लोग होते थे। तो ऐसे कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ बातें करी। उस दिन भी वो लोग थे वहाँ पे। एकदम से ये समस्या उभरी कि भारत सरकार के पास अरेबिक में बात करने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एकदम से कमी है, क्योंकि अरेबिक स्पीकिंग टेररिस्ट ने वो किया है और अमेरिका को भी कमी है अरेबिक स्पीकर्स ऑफिसर्स की। तो मेरी कुछ गॉड गिवन स्किल्स थी जो उन लोग को पता थी फॉर सम रीजंस, और उन्होंने मेरे को ट्रैक किया और मेरे को ऑफ़र किया कोई चीज़। तो उस तरह से मैं एजेंसी में आया। मेन बात यह है कि एजेंसी वैसी नहीं है जैसा ज़्यादातर लोग उसे समझते हैं। जो फिल्मों में और किताबों में पढ़ के उसके बारे में एक आइडिया लगाना, वो दरअसल उसी तरह की बात है कि जैसे तैराकी के बारे में कोई वीडियोस देख के समझ पाए। वीडियोस या किताब पढ़ के तैरना किसे कहते हैं वो नहीं सीखा जा सकता। उसी तरह से इंटेलिजेंस का गेम क्या है, बजाय उस क्षेत्र में आए उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ब्रीफली आप ये समझ लीजिए कि आपको एक तरह से पर्पस किया जाता है उस इंटेलिजेंस वर्क के लिए। आपको रिमोल्ड किया जाता है, रीशेप किया जाता है। बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है फिज़िकल, और वो विषयांतर हो जाएगा हमारे जो मूल विषय हैं उससे अभी, क्योंकि अभी एक अन्य प्रासंगिक विषय है। इस विषय में कभी ये जो निजी हमारी जीवन यात्रा है, इस विषय में कभी एक और प्रसंग कर लेंगे। अभी प्रासंगिक विषय ये है कि RNDW के जो असेसमेंट रहे हैं पिछले 25 साल में, वो सटीक बैठे हैं ग्लोबल जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन कोई टर्न अराउंड को लेके 9/11 के समय से। स्टार्टिंग फ्रॉम 9/11 इंडिया का एक असेसमेंट था कि अफ़गानिस्तान नहीं आना चाहिए अमेरिका को, कि वो एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो जाएगी। अफ़गानिस्तान को कोई भी नहीं जीत सका है, ये बात कन्वे करने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे। वो नहीं माने, वो आए वहाँ पे। वो आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समहाउ उनकी लीड में एक सेकेंडरी पोजीशन खेलने के लिए तैयार हुई, और शुरू से फॉर्चुनेटली मैं वो फाइल हैंडल किया 2003 से। उन सब्जेक्ट्स को हम देखे समझे यहाँ पे। तो ये हमारा असेसमेंट ठीक रहा। अमेरिका के आने के बाद वहाँ पे दिक्कत होएगी। 2008 में मैं खुद अफ़गानिस्तान लैंड किया। अफ़गानिस्तान लैंड होने के 1 महीने के बाद हमारा असेसमेंट था मेरे स्टेशन का, मैं खुद वहाँ पे था, कि अमेरिका यहाँ पे नहीं जीत सकता। ये नेटो लेड जो अलायंस है, यहाँ पे जीत नहीं सकते हैं। ये लोग लोकल लेवल पे तालिबान के साथ डील्स कट कर रहे हैं। 2008 की अप्रैल बता रहा हूँ मैं ये। तब पूरी दुनिया में बड़ा ये था कि अमेरिका, नेटो फोर्सेज या इसे पता नहीं क्या कर देंगे, उनके पास इतना टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस। और मैं ज़मीन पे देख रहा था कि वो लोग अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए तालिबान को पैसे दे रहे थे। सर, आपके कहने का मतलब है एक ही टाइम में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान दोनों को फंड कर रहे थे अमेरिका? फंड तो मतलब एक बहुत छोटा सी चीज़ है। अमेरिका के पास मशीन लगी हुई है नोट छापने की। उनको कोई दिक्कत नहीं होती कितने पैसे किसी को अंदर देने की। वो छपे हुए नोट है, जैसे आप पैम्पलेट छापते हो वैसे वो नोट छाप लेते हैं। वो आपके दिमाग में उसकी वैल्यू, उसके लिए उसको कोई वैल्यू नहीं। उसको पता है कि एक दिन ये हमारा भुट्टे का भांडा। अमेरिका इस दुनिया के ऊपर खेला गया एक $40 ट्रिलियन का स्कैम है। दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ अबाउट। कि उन्होंने ये 71 से ही, उसके पीछे कुछ है ही नहीं। उस नोट के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके पीछे सिर्फ बात है कि अमेरिका कह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह ही दिया कि अब हम नहीं कहेंगे,
कोई नेटो भी नहीं है, हम तुम्हारे साथ भी नहीं है, इंडिया के ऊपर वो लगा रहे हैं इतनी तरह से पाबंदी, उनके वो स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि हम तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे तेल खरीदने का। हिंदुस्तान में कोई खड़ा होकर कहने वाला कि भाई साहब आपसे चाहिए ही नहीं लाइसेंस, वी आर अ सॉवरन कंट्री। हिंदुस्तान की तरफ से कोई मिनिस्टर खड़ा होकर कह रहा है ये बात? कोई कोई कह रहा है? कौन है स्कॉट बेसेंट? कौन है अमेरिका में लाइसेंस देने वाला? क्यों चाहिए हमें लाइसेंस? हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कोई कहने वाला नहीं है। तो ये हमारे साथ कुछ हो गया गलत। वो जो मैं RNW की तारीफ़ों के पुल तो बांधता हूँ, तो कई लोगों को इस बात की तकलीफ होती है कि यार इतने ही आप लोग अच्छे थे तो फिर ये देश का बंटाधार होता सा क्यों दिख रहा है हर सेक्टर में? तो वो इसलिए होता है कि भैया पॉलिटिकल विल RNW क्रिएट नहीं कराता, पॉलिटिकल विल RNW का काम नहीं है। और ये मैं तब भी महसूस किया था जब मैं फील्ड में था। और ये कांग्रेस और बीजेपी की बात की नहीं है, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं और वो समझनी चाहिए सबको। जो परिवार का एक मुखिया होता है वो सब तरह के इंटरेस्ट को समझता है। आप एज यंगस्टर का आपका एक अलग एजेंडा हो सकता है, आपके माताजी का अलग हो सकता है, पिताजी का अलग हो सकता है, बच्चों का अलग हो सकता है। वो जो परिवार का मुखिया है, देश का जो नेता है, उसे सारे इंटरेस्ट कंबाइन करके एक इंटरेस्ट लेना है। उसको लग रहा है कि अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, सिक्योरिटी के मामले में फिर बाद में सोच लेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान से बाद में निपट लेते हैं, पहले अपन इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए। तो वो एक हो सकता है पर्सपेक्टिव, वो हो सकता है कि उसके पीछे बाहर का पैसा आएगा तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन उसको समझने के लिए जो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ होनी चाहिए किसी इंसान के अंदर, वो इस वक्त थोड़ी कम महसूस हो रही है मुझे, इंक्लूडिंग इन द टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री। एंड दिस इज नॉट अ क्रिटिक, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, दिस इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स दैट वी फेस्ड इन द लास्ट 5, 6, 7, 10 ईयर्स में भी। कि आप बांग्लादेश हमारे हाथ से चलेगा, हाथ से चलेगा मतलब कि वो हमारे ऐसे बाहों में था बांग्लादेश, हम मित्र थे, भाई थे एक दूसरे के, और अब वो हमें आंख दिखाने जैसी स्थिति में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई है ना बहुत बड़ी, और वो गलतियां हो सकता है कि RNW की भी हो, लेकिन उन गलतियों का मैं हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मैं अपने आप को बचा नहीं रहा है, अपने इंस्टीट्यूशन को भी नहीं, मैं किसी की यहाँ पे वकालत करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताने के लिए हूँ कि एकदम से RNW और ह्यूमन कैपेसिटी, एक्सटर्नल ऑपरेशनल कैपेसिटी इस देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। और अगर अभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त बन रहा था, वो हमारा दोस्त नहीं, उसने दिखा दिया। वो हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर वो बहुत हाई टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसके अलावा वहाँ पे लोग भेज रहे हैं, और वो शुरू से कभी भी हमारा दोस्त नहीं था। इट वॉज अ गेम प्लेड ऑन अस, इट वॉज अ डिसीट, इट वॉज अ फुगाजी, इट वॉज नथिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप, इट वॉज अ फिश एंड द फॉग एंड द फुगाजी। उन्होंने ऐसा किया और हमारे लोग फंस गए, और अब हम एक्चुअली फंसे हुए लोगों में से हैं कि हम खड़े होकर कह नहीं पा रहे, और उसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि यार हमारा जो भी स्ट्रेटेजिक बैट, जो भी हमारा हैच था, जो भी हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट था, मान लीजिए कि हमने ये ऐसे ही खेल रहे हैं ना इस टाइम, जो भी डिसीजन मेकिंग है वो तो इकोनॉमिकली ड्रिवन हो रही है ना, तो हमने अपना सारे स्टॉक्स अमेरिका इजराइल के अंदर हेज कर रखे थे। अब इनका स्टॉक जा रहा है नीचे, ग्लोबली सबको पता है, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं इजराइल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप बता नहीं सकते कि कितना नुकसान हो रहा है। और इजराइल के विषय में बात करना भी नहीं चाहता मैं अभी, लेकिन आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका की बैंड बज रही है बहुत बुरी तरह से ईरान ने उनको बचा दिया। उनका स्टॉक ग्लोबली नीचे जा रहा है, उनके मजाक उठ रहे, लोग उनके लोगों को बैन कर रहे हैं, उनको आगे कहीं भी जाने की जगह नहीं मिलेगी, उनके साथ संबंध खत्म हो रहे हैं, उनकी पुराने लाइज उनका साथ छोड़ते हैं। ऐसे में हमारी इससे क्या मजबूरी है कि हम उसको इस टाइम जाके गले लगा लें? ये हमारे लिए चिंता का और सोचने का विषय है। तो सर ये आप जो बात कह रहे हैं, मैं कुछ बातों के सिरे पकड़ता हूँ। तो मेरे को ये समझ में आता है कि 9/11 के बाद में वो वाटरशेड मूवमेंट है दुनिया की हिस्ट्री में भी, जहाँ से पूरा का पूरा डिफेंस का और ऑफेंस का जो सिनेरियो है, जो पेडिग्री है, वो चेंज हो गई थी। और मैं ये समझता हूँ कि 9/11 के हमले के बाद में वो एक मौका आया था इतिहास में जब भारतीय एजेंसियों के साथ में अमेरिकन एजेंसियों का कुछ एक समझदारी बनना शुरू हुई थी, कि एक बातचीत हो रही थी। और ठीक उसी समय जो है जॉइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट के वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, और हमारे सामने वो भी एक तरीके का उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि जिस समय हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा अमेरिका के साथ में कॉर्पोरेशन चल रहा है, उसी समय हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ पे CIA कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है इन्फिल्ट्रेट करने की, और वहाँ पे लोगों को अपना एसेट बनाने की। तो ये दो सिमिलर एक्टिविटी चल रही है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि अमेरिका का जो आउटलुक है भारत को लेके, वो आपके हिसाब से कैसे आप उसको देखते हैं
क्या अमेरिका और इंडिया जो हिंद महासागर और मतलब इंडो पैसिफिक में कभी इत्तेहादी, कभी अलाई हो सकते हैं सिक्योरिटी वाइज या नहीं? अमेरिका क्या है पहले ये समझना जरूरी है। हमारा उसके साथ संबंध हम तब समझेंगे। आप अमेरिका की कुंडली उठा के देख लीजिए कि अमेरिका की कुंडली के अंदर उसके क्या ग्रह नक्षत्र गोचर है। फिजिकल कुंडली नहीं, उसके बनने की जो कहानी है वो एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बेस्ड है। पूरी कहानी डोमिनेशन के ऊपर बेस्ड है, वाइट रेस सुपीरियरिटी के ऊपर बेस्ड है, और घूम के वो कहानी वहीं पे वापस आ चुकी है। बीच में भी वो कहानी थी वहीं पे, लेकिन उसके ऊपर 3 लेयर के पर्दे लगे हुए थे। एक फाइनेंशियल पर्दा लगा हुआ था, एक कल्चरल हॉलीवुड नाम का पर्दा लगा हुआ था, एक सॉफ्ट पावर का पर्दा डिज्नीलैंड वाला लगा हुआ था। तो उस पर्दे के पीछे कोई देख नहीं पा रहा था कि अमेरिका नाम का जानवर दरअसल में है किस चीज़ का नाम। वो आप लोगों ने समझ लिया। ये अमेरिका उस जानवर का नाम है जिसे खुद के गोरे इंजीनियर सैन फ्रांसिस्को में ज़मीन के ऊपर भूखे मर रहे हैं और फेंटानिल लेके आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि सब कुछ एआई बना रहा है वहाँ पे। और उन लोगों के लिए अब कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। वो इंजीनियर जिन्होंने वास्तव में ज़िंदगी भर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं और उसके टैक्स भरे हैं, वो सैन फ्रांसिस्को की सड़कों के ऊपर ज़मीनों पे टेंट लेके रहते हैं, और उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई मेडिकल, कोई बेनिफिट नहीं है। ये एंड ऑफ कैपिटलिज्म का ग्लूम वाला फेस्ट है। एपोकलिप्स के पहले जो एक ग्लूम होता है ना कि एकदम यार ये क्या होगा, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाहट। तो अमेरिका वो है। उसके अलावा अमेरिका ने यूरोप के साथ जो किया है पिछले 5 साल में यूक्रेन के वॉर से, यूक्रेन में उन्होंने जो किया है अमेरिका में, वो अब पब्लिक नॉलेज है। किसी को भी जो भी जानकार लोग हैं उन्हें ये कहानियाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेजेबल पीपल को सबको पता होता है कि यूक्रेन के अंदर ये गेम खेला गया था, जिस गेम के जरिए चला के रेवोल्यूशन करवाया गया था, जिसमें उनकी महारत हासिल है। और उसके बाद वहाँ पे सिस्टमेटिकली जो रशियन स्पीकिंग लोगों का उनका शोषण किया गया, और रशिया को जरूरी था उनको बचाना, इसलिए रशिया को जिस तरह से अफगानिस्तान में खींचा गया था बियर ट्रैप करके, उसी तरह से उसको यूक्रेन में खींचा गया रशिया को, ताकि उसको धीरे धीरे ड्रेन कर सके। ये प्लान फेल हो गया उनका, उसी तरह से जैसे उनके बाकी प्लान अभी ईरान के अंदर फेल हो। तो अमेरिका को समझने के लिए आवश्यक था कि वो कभी भी किसी का भी दोस्त रहा नहीं। वो संस्कृति जिसमें अपने माँ बाप और बच्चों के लिए नहीं होते लोग, वो संस्कृति जिसमें पति पत्नी के संबंध ही खत्म हो चुके हैं, वो संस्कृति जिसमें जो परिवार नाम की संस्था का बिल्कुल ही विखंडन हो चुका है, उस संस्कृति के साथ इस तरह की उम्मीद रखना कि वो हमारी दोस्ती करेगा और फलानी जगह, ये सब विज्ञापन में भ्रमित होकर और अपने दिमाग को और समय को और अपने समाज को खराब करने वाली बात है। आपके और मेरे जैसे लोगों को, हम पुराने लोग हैं ना, मारवाड़ी लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, हम देखें अपनी आंखों से ना एक्चुअली क्या चीज़ है। वो जो ज़्यादा विज्ञापन करता है उसका माल अच्छा होता ही नहीं है, वो हमें पता है। तो वो माल के अंदर जो जो खराबी थी वो हमारी आंखों के सामने आ गई। उनके समाज में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने पिछले 70-80-100 साल का कराया हुआ जर्मनी के काम का खंडित कर दिया पूरा। जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को एज अब इंडस्ट्रियल पावर खड़ा किया था, उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, क्योंकि उनको डिपेंडेंट बनाना जर्मनी को अपनी खुद की ऊर्जा के ऊपर। तो नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन रशिया से आ रही थी उसको यूएस ने सैबोटाज करवाया इसको यूक्रेन से कहके, ताकि जर्मनी और बाकी सब कंट्रीज़ में आने वाली उसकी रशिया की गैस नहीं जा सके। उसके चलते वहाँ पे ऊर्जा नहीं है, जो हमारे साथ सिचुएशन हो रखी है। तो प्लान यही है कि सबको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए। दरअसल अमेरिका के पीछे ये अमेरिका एक उस तरह का जो एक आप ये समझ लीजिए कि बैटिंग हाउस नहीं होता कोई, ऐसे माफिया ऑपरेटेड एक कैसीनो है। उसके हाई टेबल के ऊपर कुछ बड़े लोग बैठ के सबसे हाई बैट्स खेल रहे हैं। उनकी हाई बैट में से सबसे बड़ा हाई बैट है इस टाइम डिजिटल कंट्रोल ग्रिड। वो पूरी दुनिया को डिजिटली कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो जो डॉलर के ऊपर एक पिरामिड होता है उसके ऊपर एक आंख होती है ना, इल्यूमिनाटी जिसको कहते हैं। तो वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो रियलिटी है। पहले के टाइम लोग ऐसी बातें करते थे तो लोग उसको फ्रिंज जैसे कॉन्स्पिरेसी एलिमेंट करके दुत्कार देते थे कि पता नहीं यार कोई ऐसा ही है। लेकिन अब सबको धीरे धीरे पता पड़ रहा है कि ये वास्तव में रियल है। वास्तव में ये लोग सैटेनिक हैं। ये सैटेनिक लोग हैं, ये शैतान की वास्तव में पूजा करते हैं। वहाँ पे इस तरह के कल्चर में रिचुअल्स होते हैं जिसमें सैटेनिक इनिशिएशन किए जाते हैं, उनको खून पिलाया जाता है और बहुत विचित्र तरह के और बहुत बीभत्स तरह के संभोग करवाए जाते हैं, और साइकोलॉजिकली उनको पूरी तरह से ब्रेक करके उनको वास्तव में बोला जाता है कि हम शैतान के संतानें हैं और हम उसी के लिए चिंता है, और बच्चों की बलि दी जाती है। आज के ज़माने में भी एप्स्टीन के फाइल से क्लियर हो चुका है। तो एप्स्टीन फाइल में ये तमाम जो बातें हो रही हैं कि वहाँ पे बाल की पूजा होती थी और इस तरीके की बातें, ये अरे यार ये को मूर्ख है कि वो जब इतने साल के उसके ईमेल्स है, वो खुद ईमेल्स, ऐसा नहीं है कि किसी ने फर्जी डायरी बना के किसी अखबार के अंदर छाप दे के तो पार्ट ऑफ एप्स्टीन डायरी, वो तो डिजिटली है ना, उसका खुद की ईमेल है, उसके अंदर उसने लोगों से लिखा है, उसने बाकायदे सबके साथ बातें करी है, पूरा एविडेंस है कि वहाँ पे बच्चों के साथ क्या किया जाता था। वो रिचुअल है, वो सिर्फ वैसा नहीं है, वो तांत्रिक जिस तरह की चीज़ें नहीं होती है अघो, मतलब उसके लिए कोई सॉरी लेकिन वो और ही कुछ चीज़ है।
वो इट इज सम अदर काइंड ऑफ सैटानिक कल्ट वर्शिपिंग डेमन्स who want to control the world now digitally. The whole thing is part of actually having a global surveillance network through which they can just cut my electricity right now. राजीव जी ज़्यादा बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, ऐसा हो जाएगा क्योंकि मेरे सारे अकाउंट उनके पास हैं, मेरे बैंक उनके साथ लिंक्ड है, मेरा फ़ोन उनके साथ ट्रैक होता है, बाहर निकलूंगा मैं टैक्स ही नहीं कर सकता, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। राजीव जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, चुप कर दो उनको। इस लेवल पे कंट्रोल करना चाहते हैं वो सबको। इसकी लेबोरेटरीज उन्होंने दुनिया में 3 तरह की बना रखी है। जो हाई इंटेंसिटी लेबोरेटरी उसका नाम है वेस्ट बैंक और गाजा, कि ऐसा हो जाए तो सबसे बढ़िया है कि इनको साड़ों को सबको ऐसे ही रख लें। दूसरी जो लेबोरेटरी वो है अफ्रीका, कि कोई बात नहीं, अगर उस तरह से नहीं रख सकते तो इस तरह से रख लेते हैं। और तीसरी जो लेबोरेटरी है वो साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान। वो तीनों लेबोरेटरीज के रिजल्ट गेस कर रहे हैं। और एक्चुअली अब तो ये जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बिकते हैं उसमें भी साफ आता है ना। इंडिया के अंदर जो सेरेलैक बिकता है उसमें यूरोप से 8 गुना ज़्यादा चीनी होती है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थोड़ी है। वो चाहते हैं कि मार डालें हम सबको। एप्स्टीन की ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने और बिल गेट्स ने आपस में बातें करी है कि पैंडेमिक मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में अपने को सोचने की बहुत आवश्यकता है। 2017 में पैंडेमिक मैनेजमेंट, अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं कि यार इस कोविड के होने के अंदर कोई ना कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, नेचुरल प्रोग्रेशन उस कोविड वायरस का ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब पब्लिक रिकॉर्ड है, सब यूट्यूब पे उपलब्ध है सारा सामान। बाकायदा सम्मानजनक लोगों ने खुद पब्लिकली आके बोली है ये सब बातें, कि कहीं ना कहीं वो कहाँ से अमेरिका ने कंटेनमेंट पॉलिसी में चीन को गिराना था, इसलिए वो किसी के साथ भिजवाया गया था, वहाँ पे रिलीज़ करवाया गया था। विचार ये था कि जो 8 बिलियन है उसमें से 4 बिलियन साफ हो जाएंगे। वो म्यूटेट होगा, वायरस अमेरिका तक पहुँच गया, इसलिए दिक्कत हो गई सारी। तो ये जो लोग पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों को मार कर बाकी लोगों पे कंट्रोल कर देना चाहते हैं, ये जो सैटानिक वर्शिपर्स हैं, ये जूइश तोरा के अंदर लिखा हुआ है, उनके रब्बाइस खुद बोले हैं, वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर। वो कहते हैं कि एक एक जू के 28-28 तो गुलाम होंगे, ये सब गोयम हमारे गुलाम होंगे। ये सारे जितने बाकी मुसलमान और क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट और हिंदू, ये सब हमारे गुलाम ही थे और गुलाम ही रहेंगे। अब इनको पता नहीं है, बाद में मसीह आएगा तो उनको पता पड़ जाएगा। तो वो एक्चुअली ऐसा मानते हैं, इसीलिए तो वो इतने बर्बर है वहाँ पे, इसीलिए तो बच्चों को मार रहे हैं वो। इसीलिए 2-2 साल के बच्चों को स्नाइपर गोली मार देता है, उसको लगता ही नहीं है कि इंसान है। वो जो लोग हैं वो कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं और किस क्षेत्र में हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं? वो अधार्मिक लोग हैं, असुर संस्कृति है, वो आसुरी संस्कृति, उसका दमन करने का अधिकार है हमें। तो सर ये जो आपने बात बताई, इसके अलावा हमारा क्या असेसमेंट अमेरिका को लेके था कि अमेरिका और नाटो का क्या भविष्य होगा, और ये एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस जो खड़ा हुआ, वो नाटो का भविष्य, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहा है कि कोई भविष्य नहीं है, वो नाटो को धमका रहे हैं। इटली के जो प्रधानमंत्री ने पिछले 3 दिन में उसको धोया है, वो सब पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप की धुलाई कर रही है मेलानी, और कोई बड़ी बात नहीं हमारे वालों के भी करने पे आ जाए तो, क्योंकि पोप चले गए पीछे। आप समझो दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। ये जो इस तरह के लोग थे, इन लोगों ने अपना षड्यंत्र बिछा के और कंट्रोल बिछा रखा था अमेरिका में भी। डोनाल्ड ट्रंप उनके हाथ में खेलते, सबको पता है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप उनके हाथ में इसलिए खेलता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल है उनके हाथ में, एप्स्टीन के जरिए। एप्स्टीन उसी कल्ट का पार्ट है, और एप्स्टीन को ग्रूम करने के अंदर जब वो लोग ब्रिटिश मोनार्की तक को इन्फिल्ट्रेट कर दिए इस लेवल के कि प्रिंस एंड्रू और उनकी वाइफ गुहार कर रही है कि मेरे से शादी कर लो और मेरे बच्चों से बात कर लो। जब कोई माँ अपने बच्चों के साथ ही ऐसा करने को तैयार हो जाए, उस संस्कृति का सत्यानाश पूरी तरह से हो चुका है। वो सत्यानाश मतलब सत्य का नाश, वो अब अस्तित्व में रहने के लायक नहीं रही, वो संस्कृति खत्म हो चुकी। उन्होंने जो भी अत्याचार किया दुनिया के ऊपर, ये मैं ऐसा कोई रिलीजियस जेलआउट नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सब मैं कोई एज अ पंडित नहीं कह रहा हूँ। ये मैं वही बात जो कागज़ के ऊपर अंग्रेजी में अलग शब्दों में कही जाती है, उसे हिंदी में अलग तरह से कह रहा हूँ। इट्स अ ग्लोबल एम्पायर विच इज क्रम्बलिंग बिकॉज द फाउंडेशंस ऑफ इट्स रॉटन। Now, how can we have any assumptions of a friendship with these kind of people? It is impossible. So what do we do next? We see them for who they are. We reorient ourselves. We start looking east. We start actually making assessment कि यार क्या हम ईरान से जीत सकते हैं क्या? क्या अमेरिका ईरान से जीत सकता है क्या? क्या अमेरिका और हम दोनों मिलकर चाइना से जीत सकते हैं क्या? इस तरह के असेसमेंट आपको करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि अमेरिका के हाथ का पौन बनने से बिल्कुल नुकसान ही है। इसलिए अमेरिका के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना हमारे कोई हित में नहीं है। उसके साथ बिल्कुल खड़े होकर सहयोग के साथ बराबरी का रखना चाहिए। उसके हाथ में पावर नहीं दे देना चाहिए कि वो हमें डिक्टेट करे। तो ये हम लगातार उनसे कहते आ रहे हैं अमेरिकन से, जो जहाँ पे हमारी बात थी कि हमारा
ऑफिशियल जो असेसमेंट और ये सब। तो ऑफिशियल भैया कोई एक चीज़ नहीं होती है। ऑफिशियल भी सरकार के अंदर जैसे परिवार के अंदर भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न लोग होते हैं। एक पेपर जो निकलता है वो फाइनली अलग चीज़ होती है, लेकिन उस पेपर के बनने में बहुत तरह के असेसमेंट, बहुत तरह के इनपुट, बहुत तरह के स्टेशंस, बहुत तरह के सोर्स रिपोर्ट, बहुत तरह की चीज़ें आती है, तब एक वहाँ पे पेपर क्लियर होता के आता है। वो एक बहुत वैल्यूबल इनपुट होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए। अमेरिका में ऐसा हो रहा है, अभी लड़ाई के अंदर ऐसा हो रहा है ईरान के साथ। ये सब मैंने पब्लिकली आके इसलिए बताया था एक समय के ऊपर, क्योंकि उस वक्त आवश्यकता थी इन बातों को जानने की, क्योंकि भारत में एक नई सरकार आई थी, उनके पास इस तरह के स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी एज ए गवर्नमेंट, नहीं होती। जैसे आप नए शहर में जाते हो तो आपको नहीं पता होता ना कि यहाँ व्यवस्था किस तरह से चलती है। वैसे ही जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने खुद ने एडमिट किया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिल्ली वर्क्स। When he doesn't understand how Delhi works, he definitely wouldn't know how Washington works, how Moscow works, how Beijing works, how Islamabad works. That is the duty and responsibility of not just the Foreign Office, but RNDW to keep on telling him कि सर ये ऐसे। लेकिन वो बताएंगे तब ना जब RNDW के पास एक्सेस होगा डायरेक्ट। अब ये अंग्रेजों के बनाई हुई नई व्यवस्था के अंदर हम फंस गए कि फंसने के चक्कर में हम एक नया लेवल क्रिएट करा दिए कि NSA ही देखेगा सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली वो NSS का लेवल इस वक्त हमारा फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। डिस्पाइट ऑल द प्रोपोगेंडा, वो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर होता तो हमारे ऐसे रिजल्ट थोड़ी होते। वो वैसी वाली बात है कि वी हैव द ग्रेटेस्ट प्लेयर सो कॉल्ड द धुरंधर ऑन आवर साइड, एंड येट वी हैव लॉस्ट एवरी सीरीज दैट वी प्लेड इन द लास्ट 15 years. So there is something that is going wrong here, and everybody needs to realize this. And what the wrong is that these kind of powers, these demonic powers, and their various kind of advertising and fallacies and institutions and corporations and papers and contracts, they keep on playing with us. हमारे लोग कागजों में उलझे रहते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, क्वाड, अच्छा क्वाड खेल लेते हैं, कोई बात नहीं, कौन कौन खेलेगा क्वाड में, तुम जाके बात करिए। तो हमारे लोग उस बड़े पिक्चर को नहीं समझ पा रहे किस तरह से हमें चारों तरफ से घेर के हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस थे क्योंकि हम पावरफुल थे। ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का परिणाम था कि वास्तव में मनमोहन सिंह ने ओबामा को डांट लगा दी थी कि आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि हम क्या करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता है। ये कोई कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है भैया। ये वास्तव में भारत की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि भारत की आवाज़ सुनी जाती है क्या, पहले सुनी जाती थी क्या, अभी उसके साथ क्या हो गया ऐसा कि वो कोई बोल भी नहीं रहा है। तो ये हो ये गया है कि अमेरिका ने हमको भीषण करे से इस तरह से पकड़ रखा है और वी आर इन अ सीरियस स्ट्रैटेजिक ट्रैप। मैं वैभव के चैनल पे आके बताया था ये बात। एक पिंसर स्ट्रैटेजी का उन्होंने यूज़ किया है, 5 तरह से हमें स्क्वीज़ किया है, और अब स्क्वीज़ करने के बाद हालत यह है कि कितना भी वो हम पे टैरिफ लगा ले, कितना भी हमें स्क्वीज़ कर ले, कितना भी तेल खरीदने के लिए हमें ब्लैकमेल कर ले, हम कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सो दीज आर नॉट आवर फ्रेंड्स एंड दिस हैज़ बीन आवर असेसमेंट फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स एंड वी स्टैंड बाय दैट। सर, जब 2008 में हमारा ये असेसमेंट था कि नाटो जो है या अमेरिका जो है उसकी हेजेमनी एक तरीके से खत्म होगी, तो उसके बावजूद क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने, खासतौर पर हम देखते हैं 2015 के बाद से ही लगातार जो है अपने आप को, अपनी पूरी की पूरी विदेश नीति को रीअलाइन किया प्रो यूएस और पूरी तरीके से, और आज हमारी ये सिचुएशन है कि आज इस वॉर में हम पूरी तरीके से अलग थलग होकर खड़े हुए हैं। जो जिस चीज़ को जानता है ना सिर्फ उसी चीज़ को मानता है। जिसने जो सीखा है ना उसके ऊपर वही बीता है एकदम। उन लोगों को जो वर्ल्ड व्यू है वो इसी तरह का है कि अंग्रेज़ों का राज था और फिर अंग्रेज़ों का राज इंग्लैंड से इधर अमेरिका आ गया। सॉरी बट दैट इज़ अ फैक्ट। साइकोलॉजिकली हर देश के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनको अमेरिका अच्छा लगता है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो गई है जिनको ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल यही 2 अच्छी चीज़ें हुई हैं। वो एक सिस्टमेटिक क्रिएशन है ये जो प्रोपेगेंडा के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसके पीछे की जो रियलिटी है वो अब लोगों के सामने आ चुकी है। इसलिए हमें स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट करना है। ये सिंपल बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हमारी जनता, क्योंकि उनको अभी भी ऐसा लग रहा है, जो आपसे सवाल है कि हम क्यों इस तरह से, कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ से ज़्यादा अच्छे हैं, कि हमारे वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एक्चुअली हमारे वहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, हमारे खुद का यहाँ का जो स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है उनके हाथ में चले जाएगा इन्वेस्टमेंट के नाम पे। बहुत कम पैसे पे गूगल ने और मेटा ने जियो में कम्युनिकेशन में 2016 में कुछ इन्वेस्टमेंट किए। उसका इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उनको मिलेगा हमेशा के लिए, प्लस डेटा उनके पास जाएगा। ये हिंदुस्तान की डेटा सॉवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, क्योंकि हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब जियो और गूगल के साथ मेटा आ चुका है तो वो तो हमेशा के लिए अब अंदर डीप पेनिट्रेशन हो चुका है ना हमारे साथ। Am I making myself clear on this? Yes, sir. Absolutely.
I think this is not too jargon like. नहीं. There is something that has already happened with us, which is what I'm trying to highlight, which is that we had been consistently trying to tell everybody that America is not what it is supposedly looking like. ये कोई सुपर पावर नहीं है. ये मैं ऑन रिकॉर्ड 2016 में आरएसएस के बड़े बड़े लोगों को घर जाके समझाया हूँ, बताया हूँ, इंक्लूडिंग बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, कि साहब ईरान के पास इस वक्त बहुत बड़े ड्रोन्स आ चुके हैं, और ये जो अमेरिका के जो नेवल पावर्स और ये एयरक्राफ्ट कह रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि एक साथ में जब 25 ड्रोन्स आएंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ड्रोन जब 25 आके चले जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे. ये बात उन लोगों को पता है, क्योंकि मैं पर्सनली जाके मिला था उनसे घर पे. ऐसा नहीं कि ऑफिशियली कागज़ भेजा था मैंने. ज़्यादातर बड़े लोगों से मैं खुद पर्सनली मिल के, पर्सनली अपने ऑल स्टेक्स साइड में रख के, एट अ ग्रेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉस्ट, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस टू बी कम्युनिकेटेड क्लियरली. एक होता है ना कि ऑफिस में तो एक पेपर नीचे मैंने कर दिया, फिर मेरे ऊपर कोई उसमें करेक्शन कर देगा, फिर उसको फिर एक सेक्रेटरी एक अलग ही कुछ अपना एक स्ट्रैटेजिक CIA की तरफ से क्या आ रहा है. CIA ने कह दिया कि कुछ दिक्कत नहीं है सीरिया के अंदर, तो सेक्रेटरी CIA की सुनेगा कि मेरी सुनेगा. अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर है कि इजराइल के इंटेलिजेंस की सुनी जाती है. अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही है. अभी इसलिए ईरान के अंदर अमेरिका फंस गया, क्योंकि मोसाद ने जाके कह दिया कि हम कर लेंगे सब कुछ, आप बिल्कुल चिंता मत करो. तो वैसे ही वो हमें भी कहता होगा ही ना. वैसे वो इन्फ्लुएंस हमें भी करता होगा, और उसके चलते हमारे साथ ये स्ट्रैटेजिक एक तरह का डिसीट हो गया, क्योंकि उनको बेचते हैं हमें हथियार बहुत महंगे वाले. उनके जो MQ-9 रीपर्स जो हैं वो बेकार हवाई जहाज है आज के ज़माने में. उसको ऑलरेडी हैक करके नीचे उतार चुके हैं ईरानियंस. उसके बाद रिवर्स इंजीनियर्स कर चुके हैं. तो वो रिवर्स इंजीनियर्स जब हमें फर्स्ट कॉपी मिल रही है, हमें कोई फैशन परेड थोड़ी करवानी है हथियारों से यार. मतलब काहे कि इजरायली टेक्नोलॉजी वो खुद अपना बचाव नहीं कर पा रहे. इजराइल का आयरन डोम जब बिल्कुल फेल ही हो गया तो हम लेके क्या करेंगे. हमें नहीं चाहिए तुम्हारे हथियार, हम तो कॉन्ट्रैक्ट पहले वाले भी रद्द कर रहे हैं, बल्कि जो रखे हुए हथियार इनको भी ले जाओ. तो हम तो अपने खुद के ही बना रहे हैं वास्तव में. ये जो उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, दोस्ती का नाम लेके, स्ट्रेटेजिक अलायंस का नाम लेके, क्वाड का नाम लेके, ये सब एक बहुत गहरा धोखा था हिंदुस्तान के साथ. और जितनी जल्दी हिंदुस्तान इस बात को रियलाइज़ करे और अपने आप को ईस्ट ओरिएंट करके यहाँ पे एक यूरेशियन इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस हो ना, ये स्ट्रेटेजिक रियलिटी है कि एक यूरेशियन इंटीग्रेशन हो रहा है. अमेरिका ने यूरोप से अपना हाथ झाड़ दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ना हम तुम्हें तेल देंगे, ना हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे. अमेरिका यूरोप से और साउथ कोरिया से भी हाथ झाड़ चुका है. उसके जो थार्ड मिसाइल थे वो वहाँ से उठा के वो ले जाके ईरान के लिए इसराइल में रख चुका है. तो सिर्फ अगर इसराइल को ही बचा ले अमेरिका इस टाइम, बाकी सब कुछ छोड़ चुका है. वो सऊदी अरब को भी छोड़ चुका है कि तेरे जो देखी जाएगी. उसके बेस उड़ा चुका है 17 जब ईरान. तो अपन ने इस कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसे जाके नीचे देखे हुए कि CEO भी बहुत ख़राब है इसका तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वॉर से, जो उसकी तो लीडरशिप भी खराब है, उसका स्टॉक भी नीचे जा रहा है, मार्केट भी बहुत ज़्यादा खराब है, प्रोडक्ट भी उसका थर्ड क्लास है. तो अपन क्यों उसी के साथ जाके चिपके हैं. ये तो धंधे की बात है ना भाई साहब. जब स्टॉक नीचे जा रहा है तो अपन और क्यों इन्वेस्ट करो ना. वो कहाँ इन्वेस्टमेंट की जगह. जीतता हुआ कौन दिख रहा है इस टाइम. रशिया जीतता हुआ दिख रहा है, तो रशिया के साथ करो. रशिया जीत रहा है वास्तव के अंदर. उसके पास ऐसी मिसाइल है जैसी मिसाइल किसी के पास है ही नहीं अभी. आपने सुनी होगी रशियन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है रशिया के पास. जैसे ये स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर ईरान के पास जो ये वाली मिसाइल और ये वाले ड्रोन्स थे. तो हमने देख लिया कि यार इस स्ट्रैटेजिक मार्केट के अंदर चाइना के पास जो सामान है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम वास्तव में चाइना से लड़ना श्रेयस्कर है क्या. हम लड़के क्या जीत सकते हैं क्या. हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग उससे नहीं लड़ी जाएगी ना लड़ाई. ये जो इंटरनेट के ऊपर झंडे उठाने से थोड़ी लड़ी जाएगी लड़ाई. ये रात रात भर बैठ के आप मैसेज लिख रहे हो, उससे लड़ाई लड़ी जाएगी. ड्रोन्स आएंगे उधर से एक साथ 5 लाख उड़ते हुए ज़मीन पे बगते हुए ऐसे ह्यूमनॉइड, 5-5 लाख के 3 भेज देगा. पीछे आदमी भी नहीं है, वो AI से कंट्रोल हो रहे हैं. वो एवाक्स टाइप के उनके ऊपर हैंगर है. वो बोलेंगे जो भी दिखे ना हिंदुस्तानी दिखता हो उसको रौंद दो, सालों को मार दो. कौन भेजोगे आप उनसे लड़ने के लिए. आपके पास वो एक गलगोटा कुत्ता भी नहीं है भाई साहब. सॉरी, दिस हैज़ बीन अ डेकेड ऑफ डार्कनेस फॉर दिस कंट्री. वी हैव बीन थ्रू अ लॉन्ग स्लम्बर, इल्यूजन्ड बाय ड्रीम्स. बहुत गहरे गहरे सपने दिखाए गए थे. वो सपने अभी भयावह होते दिख रहे हैं हमारी आंखों के सामने. ये कभी भी हो सकता है. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकल नहीं है. जो चाइना के अंदर एडवांसमेंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में है, वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स डेंजरस डांस करते हैं कोऑर्डिनेटेड, 500 एक साथ मार्शल आर्ट्स करते हैं. हथियार उनके हाथ में, AI गवर्न उनके पास ग्लासेस है. उनसे नहीं लड़ सकते हम. लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट. इट इज़ नॉट असर्शन ऑफ डिफीट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट. हमारे पास पृथ्वी है और हमारे पास न्यूक्लियर है, बस खत्म. हमारे पास है डेटरेंस.
अब अपन दोस्ती कर लेते हैं, चलो तुम हमको मारना मत, हम भी तुमको मार देंगे, सेटलमेंट करते हैं। तुम्हारा माल खरीद रहे हैं हम 100 बिलियन का, तुम भी हमारे से कुछ खरीदने की कोशिश करो, हम कुछ कर सकते हैं क्या? दुनिया में तुम इतना बड़ा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं क्या? पार्टनर कर सकते हैं क्या? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है क्या? उस विषय में सोचना क्यों नहीं शुरू कर सकते हम? ये कब तक इन मूर्खों के साथ लगे रहेंगे? वो मूर्ख है डोनाल्ड ट्रंप, और कमीना है बेंजामिन नेतन्याहू। उससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, उससे ज़्यादा बहुत लोग कह चुके हैं उनके बारे में। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह की दोस्ती करना, अपने खुद के डिग्निटी को, सम्मान को और ऑनर को हमेशा के लिए गिरवी रख देना है। इसलिए ये जो पुराना फ्रेमवर्क था उसको पूरी तरह से डिसमेंटल करके बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सपेक्टिव से, यथार्थ के साथ, ऑन ग्राउंड रियल टाइम इंटेलिजेंस के साथ अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये वही रियल टाइम इंटेलिजेंस है। दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़। रशिया जीत रहा है, चाइना जीत रहा है, ईरान जीत रहा है। RNDW ने, मैंने, मेरे स्टेशन ने ये बातें 2008 से ऑन पेपर कही है कि भाई साहब ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से जीतेगा। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को हराना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये इंडिजिनस है, इनका डिपेंडेंस है ही नहीं उनके पास, उनका खुद का इंटरनेट है। आज चाइना किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने 100% लगाया, उन्होंने बोला हम 200 लगा देते हैं, उन्होंने 150 में तुम्हें 300% ट्रैफिक लगा देते हैं, प्लस हम रेयर अर्थ भी नहीं देंगे, दवाइयाँ भी नहीं जाएगी किसी के पास। ये हिंदुस्तान में कहने की बात है, हमारी सारी दवाइयाँ वहाँ से सोर्स होती है, सारे प्रीकर्सर मेटल्स वहाँ से आते हैं। किया क्या है हमने देश में पिछले 20-25 साल के अंदर? हुआ क्या है इस देश के अंदर सिवाय बातें करने के और नेतागिरी और बिना बात के बकवास? हमारी एक पूरी पीढ़ी है जो मूर्ख है और जाहिल है, उसको पता नहीं है कि देश के अंदर चल क्या रहा है, कैसे सब कुछ बेचा जा रहा है, कैसे सारे जंगल हमारे हाथों से चले गए, कैसे सारी नदियाँ चले गई, कैसे शहर चले गए, कैसे हमारे पैसे चले जाते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जयपुर में मैंने कोई विकास नहीं देखा ऐसा होता हुआ। यहाँ पे अब कोई सिटीजन है ही नहीं, सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। सब्जेक्ट और स्लेव के बीच में आखिरी सीढ़ी हो रहा है बस। फिर उसके बाद वो टोटल डिजिटल गवर्नेंस है, उसके बाद उनके हाथ में पैसा रहेगा, उनके हाथ में हर चीज़ आपकी उन्हीं के हाथ के अंदर है। बिहेवियरल कंट्रोल से आगे वो और ज़्यादा कॉग्निटिव कंट्रोल हो जाएगा, वेयर उनके हाथ में रोबोट है। फिर वो चाइना से लड़ने के लिए हमको भेजेगा कि अब तुम जाके लड़ो उनसे, चाइना से। इज़ दैट वॉट वी वॉन्ट विद दिस कंट्री? इज़ दैट वॉट सेन पीपल हैव टू डू? नहीं, वो पैराडाइम खत्म हो चुका है, नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारी आंखों के सामने है। इंडिया कुड हैव बीन अ ग्रेट लीडर। ब्रिक्स के बिल्कुल बीचम बीच थे हम। ब्रिक्स का स्टैम्प ड्यूटी थी कि ईरान का साथ देता, क्योंकि उसके साथ अन्याय किया जा रहा था। एक 86 साल के बूढ़े आदमी को कुरान पढ़ते हुए घर के अंदर मार देना, ये अन्याय ही है भाई साहब, ये अधर्म ही है, ये आसुरी प्रवृत्ति है कि उन लोगों, मतलब जो भी उन्होंने किया है उसके बारे में कोई ज्ञान देने नहीं वाला। लेकिन इसमें हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ धर्म को ही समझते हैं, उनमें से किसी को भी ले जाके ये कहानी सुना लो कि एक तरफ तो ऐसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा कर रहे हैं, आप ही बता दो धर्म किसके साथ है, वो आपको बता देगा। सिवाय उन मूर्खों के जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए टंटियां बज जाते हैं और इजराइल के साथ दोस्ती करते हैं। उन मूर्खों की जमात को पता होना चाहिए कि यार तुम्हारी टीम हार चुकी है, तुम्हारा स्टॉक नीचे गिर चुका है, दुनिया भर के अंदर थू हो रही है, इसलिए अब हम नया क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को अवेयर करें कि इंडिया हैज़ टू बी नॉट जस्ट बी अ रिसीवर ऑफ इंटेलिजेंस, बट अ क्रिएटर ऑफ नॉट जस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। कि हमारे सारा रॉ डेटा यहाँ से जाना बंद हो, ये सारा गूगल और मेटा और ये सब जो हमारा डाटा कहता है उसके ऊपर एक्चुअली हमारे सिटीजन्स का राइट है। जितना यहाँ से डेटा लेके मोनेटाइज किया गया उसका अधिकार सबको वापस देना चाहिए। बाहर के सारे कंपनियों के ऊपर हम बैंक लगाने के लिए क्यों नहीं सोच सकते? यार हमारे पास है इतने इंडिजिनस कि हमसे ज़्यादा बातचीत करोगे, हम इंडिया के अंदर गूगल को, मेटा को काम ही नहीं करने देंगे। तुम इतनी सरकार क्यों नहीं बोल सकती अपनी? बोलना चाहिए। बल्कि वो तो ये बोल रहे कि हम टेस्ला की कार खरीदेंगे हम। तो हमारे ऊपर ये जो कॉग्निटिव एक कंट्रोल हो चुका है, डिजिटल सॉवरेंटी हम खो चुके हैं, अब एक कॉग्निटिव सॉवरेंटी कहीं हम नहीं खो दें। That is the battlefront on which RNDW is trying to fight. That is why I'm here on this channel. That is why I'm wanting to bring Gen Z into this equation. Please, this is the last frontier. If you lose cognitive sovereignty, you lost everything. You don't have data in your hands. Now is the time to wake up, snatch your data, get back the control, fight for it. Please. सर, ये आप जो 2-3 बात कह रहे हैं, इसमें ये पूरा का पूरा मेरे को ये समझ में आया कि ईरान वॉर का जो आफ्टरमैथ होगा, क्या उसमें आप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनते हुए देख रहे हैं? हो चुका, वो देख नहीं रहा मैं। वो तो हम जो फिर वही बात हो जाएगी कि आप बार बार यही कहते हो कि हमने कहा था। लेकिन ये RNDW के ऑन रिकॉर्ड किया हुआ काम है ना कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस विद द असिस्टेंस ऑफ दीज पावर्स is going to redefine a new world order. Now, in this world order, India has a very prominent role to play because without India, it cannot work.
इंडिया इज बिकम वो जो समुद्र मंथन के अंदर बीच का वो नहीं होता कि उधर से वो खींच रहा है, उधर से वो खींच रहा है, दोनों तरफ से हमारी घिसाई हो रही है। इंडिया देवताओं के साइड में होना चाहिए, अभी धर्म के विषय में होना चाहिए इंडिया। ये बेसिक प्रश्न है कि हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह क्रिएट करना है, जिसमें डिजिटल सॉवरेंटी और कॉग्निटिव सॉवरेंटी सिटीजन की हो। जो तेरा है भैया तेरे हाथ के अंदर ही रहेगा। तो अगर चाहेगा तो तेरे से डाटा लिया जाएगा, तो नहीं चाहेगा तो डिफ़ॉल्ट मोड के ऊपर तेरे से ले नहीं सकता कोई, तेरे कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तेरे ऊपर कोई सर्वेलेंस नहीं कर सकता। आप सोच के देखिए कि वो लोग असली में करना क्या चाह रहे हैं। एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल मनी, कि आप महीने भर यहाँ पे काम किया, उसके बाद आपको जो पैसा आएगा वो एक प्रोग्रामेबल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको वो चाहेंगे सिर्फ उसी चीज़ पर खर्च कर सकते हैं आप। ये कॉग्निटिव कंट्रोल थ्रू डिजिटल मींस डिजिटल कंट्रोल ग्रिड, ये इस साइड है जो वर्ल्ड ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग है, ये होते 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 यहाँ पे आके रुक गया है कि बहुत कुछ तो उन्होंने कर दिया और उस करने की बदौलत ही वो उनके सो कॉल्ड सक्सेस होते हैं। ये जो आप समझ रहे हो कि लोगों को घर में सोते हुए साइंटिस्टों को मार देते हैं, वो कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस थोड़ी है मोसाद के पास ना। फ़ोन से ट्रैक होता है सबको, सेकंड सबकी ट्रैक होती है, सैटेलाइट से सबको ट्रैक होता है। फ़ोन ही तो वो दुश्मन होता है ना इवेंचुअली, वो हिजबुल्लाह के हाथ में भी वही फोटे थे, तो उसमें उनकी कुछ महारत है। अब उसके चलते दुनिया भर के ऊपर उनका कंट्रोल, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर था। दूसरा एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो कम्युनिटी ड्रिवन है लेकिन दिखता टोटलिटेरियन है, जैसे कि रशिया में, जैसे कि चाइना में, जैसे कि ईरान में, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में। ये है कम्युनिटी ड्रिवन, ये पावरफुल है बहुत ज़्यादा। उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, रशिया के और चाइना के जो मेट्रो स्टेशन हैं और ईरान के जो ट्रेन हैं, वो सबको दिखती है दुनिया के अंदर कि वर्ल्ड क्लास है। लेकिन वो मॉडल हमारे यहाँ पर स्वीकार नहीं है क्योंकि वो डिक्टेटरशिप ओरिएंटेड है। अलग अलग तरह की वो है डिक्टेटरशिप सी सो कॉल्ड। ईरान में डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ पे अलग तरह की थियोलॉजिकल एक अथॉरिटेरियनिज्म है। तो हिंदुस्तान इन दोनों के बीच में इस वक्त एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है कि इस क्रम्बलिंग वर्ल्ड ऑर्डर की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है। ये डिजिटल आईडी का हमारे पास एक खुद का इंडिजिनस आर्किटेक्चर है, उसको हम खुद कंट्रोल करते हैं सो फार एज आई नो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधार को भी उनके साथ शेयर करने लग गए। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है हिंदुस्तान के साथ। हमारी डिजिटल आईडी किसी के भी एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, उसका टोटल वो वी द पीपल के पास अधिकार होना चाहिए। डिजिटल सॉवरेन फंड उसको कंट्रोल करना चाहिए ना। तो हम इस पूरी लड़ाई में जो डिजिटल सॉवरेंटी और कॉग्निटिव सॉवरेंटी, इस लड़ाई में हम देख रहे हैं कि ये लोग का जो कंट्रोल ओरिएंटेड मॉडल है ये काम नहीं कर रहा, ये क्रैश हो रहा है। ये गाज़ा को भी हैंडल नहीं कर पाए ठीक से, ये हिजबुल्लाह को भी हार नहीं पाए, ईरान से भी हार रहे हैं। इस कंपनी का ये एक्स वॉटेवर पोर्टफोलियो हमने देख लिया। इधर का पोर्टफोलियो हमें दिख रहा है कि यार ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके पास ये सुविधा है, चाइना ने इस तरह से कर लिया। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अथॉरिटेरियन है, डिक्टेटरशिप ओरिएंटेड है, वो हिंदुस्तान में लागू हो नहीं सकती। तो उन दोनों के बीच का एक समन्वयकारी तीसरा ऑल्टरनेटिव इंडिया प्रस्तुत कर सकती है ग्लोबल साउथ के लिए। उस तीसरे मॉडल में ये प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड है, कैपिटलिस्ट प्लेटफॉर्म। मार्क जकरबर्ग इसका राजा है, सर्जेई ब्रिन, वो सारी जूइश कंपनियां जो है उनके सब जो मॉडल हैं वो प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के लोगों को कंट्रोल कर रही है। वो जो भाई साहब बैठे उनके परिवार में किसी को नहीं पता दिन भर बैठ के वो यहाँ पे क्या करते हैं, लेकिन इनके बारे में उन कंपनियों को तो पता है ना। आज इस कंपनी को सबोटाज करवाने के लिए भाई साहब से कुछ भी करवा सकते हैं फ़ोन के ऊपर, और इजराइल करता है ऐसे, सीधा फ़ोन करके कहता है कि या तो ये काम कर दो वरना तुम्हारा हम ये पिक्चर वो रिलीज़ कर देंगे। तो ये मॉडल और ये कार्यकलाप नहीं काम कर रहे। और दूसरी तरफ एक मॉडल है स्टेट सर्वेलेंस का जो चाइना ने लागू कर रखा है। जो स्टेट सर्वेलेंस के मतलब हर सिटीजन के ऊपर इतनी निगरानी रखो कि कोई इतना सा भी उस विषय से बाहर जाए, सोशल क्रेडिट सिस्टम लगा दो कि आप सड़क के ऊपर थूक दिए आपके 5 पॉइंट कट जाएंगे। तो उस तरह से कंट्रोल ये भी हिंदुस्तान के अंदर स्वीकार्य नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देख चुके हैं आज़ादी पिछले 70 साल के अंदर। तो न सिर्फ ये प्लेटफॉर्म और कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड सिस्टम और न ये स्टेट डोमिनेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, हम एक तीसरा सिस्टम कर सकते हैं, वो है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक डिजिटल सॉवरेन मॉडल। सोशलिस्ट मतलब कि उसके अंदर सबकी उस लेने के सोशलिस्ट कोई भय का विषय नहीं है। सो का मतलब वो समाज के लिए किया गया है, उसमें किसी व्यक्ति का या किसी सरकार का कोई वो नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली न ये सब व्यक्ति के लिए है, न ये सरकार के लिए है, ये समाज के लिए है। ये पूरा जो डेटा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अनिल अंबानी जी के लिए या मुकेश अंबानी जी की सेवा करने के लिए नहीं बना है ना, ये तो गरीब जनता की सेवा करने के लिए बना है ना। तो उस गरीब जनता को अधिकार होना चाहिए ना कि इस डेटा के साथ क्या किया जाएगा, और उस डेटा से जो भी कमाई हुई उससे ज़मीन गरीब जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट
कराना चाहिए, और उसके गरीब जनता का एक सॉवरन डिजिटल फंड होना चाहिए, डिजिटल सॉवरन फंड, जो सारा पैसा उसके पास आए, उससे सबको एक्सेस दिया जाए, उससे सबको डेटा दिया जाए, उससे सबको इक्विपमेंट दिया जाए, उससे सबको AI के जरिए मेडिकल दिया जाए, उससे गांव में AI के जरिए शिक्षा प्रदान करी जाए, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिटी। हम वो 20 साल पिछड़ रहे हैं अभी, चाइना के साथ हमारा 20 साल पिछले 25 साल में पिछड़ गए, वो आगे निकल गए, लेकिन अगले 25 साल के अंदर हम उनके बराबर आ सकते हैं। अभी भी 25 साल के लिए कॉन्फ्लिक्ट को हम फ्रीज करने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो वो हो सकती है, क्योंकि लड़ाई होना किसी के भी हित में नहीं है। तो वो कैसे आ सकते हैं चाइना के बराबर हम? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अब AI के साथ शुरुआत कर रहे हैं ना हम। जब गांव के अंदर लोकल लैंग्वेज के अंदर दुनिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी बच्चों को हैंड्स ऑन सिखाएंगे, तो उनसे ज़्यादा अच्छे इंजीनियर हम ज़्यादा तैयार कर पाएंगे ना। अभी चाइना के पास इंजीनियरिंग में हमारे से इतने ज़्यादा महारत है कि हिंदुस्तान के जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कोर टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो सब शायद इस कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएंगे। चाइना में उसके लिए 3 फुटबॉल के स्टेडियम भर जाएंगे। इंस्ट्रूमेशन इंजीनियर, मशीन बनाने वाली मशीनें, ड्रोन्स बनाने वाले ड्रोन्स, रोबोट्स बनाने वाले रोबोट्स, ब्लैक फैक्ट्रीज बनाने वाले मशीन्स, उन्होंने बहुत एडवांसमेंट कर लिया क्योंकि उनके पास है इंजीनियर, उनके सिस्टम में है। उनके पास गलगोतियाँ नहीं, अनफॉर्चुनेटली। उनके साथ बस यही कमी रह गई कि वो गलगोटियाँ नहीं कर पाए, और हमारी यही उपलब्धि रही कि हम गलगोटियाँ कर लिए। तो सर, और तीसरी बात ये कि हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, आप आने वाले 10 साल में क्या स्थिति भारत की देखते हैं? आपका असेसमेंट क्या है उसको लेकर? देखो, पाकिस्तान के बारे में भी ना अपने असेसमेंट बिल्कुल ठीक रहे हैं। आसिम मुनीर के आने से लेके इमरान खान के जाने से, इमरान खान का जो इन्वॉल्वमेंट था, मतलब लंबी कहानी हो जाएगी। आपका जो प्रश्न है कि कैसा नहीं, रहेगा, वो लंबी कहानी चलेगी सर। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पाकिस्तान हम बहुत क्लोजली देखे हैं भगवान की दया से, और उसके बारे में जो हमारे असेसमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहे हैं। और मैं अपने आप को तो नहीं कहता कोई पाकिस्तान एक्सपर्ट, लेकिन RNDW में इस तरह के विशेषज्ञ हैं, वो हैव लाइक, वो पूरी कुंडली समझते हैं पाकिस्तान की। विशेषज्ञ हैं ऐसे हमारे पास कुछ लोग। तो दिक्कत ये होती है कि उन विशेषज्ञों की कोई सुनता नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि धुरंधरी का ज़माना है। तो किसने क्या किया वो सब भूल गए हैं, क्योंकि मेमोरी के ऊपर अटैक है ना पूरा। तो एक नई तरह की मेमोरी क्रिएट कर दी गई कि पता नहीं किसी एक ही आदमी का किया हुआ है सब कुछ, उसके पहले हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट है वो हमने देख लिया अब क्या है। तो उस वेस्टर्न, उस नेबर को कैसे कंट्रोल और कंटेन करके रखना है वो पता है हिंदुस्तान में। जो मैं बता रहा हूँ ना, विशेषज्ञ है, उसको पता है उस बीमारी को कैसे हैंडल करते हैं, उस बीमारी की, उस मरीज़ की नब्ज़ कहाँ पे है, वो किस चीज़ से डरता है, वो किस चीज़ से धमकता है, उसको हमेशा कंटेन ही किया जा सकता है। आप ये बात बहुत, मैं भी एक ज़माने में जब थोड़ा ऐसे एग्रेसिव एक यंग ऑफिसर था इन द फील्ड, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा ये लगता था बचपन के अंदर ना, बचपन की एक फैंटेसी होती है कि महान कुछ ऐसा वर्ल्ड चेंजिंग क्या हो सकता है कि सब पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो सकते हैं क्या। तो ऐसा लगता था कि हाँ संभव तो है, उनकी सोसाइटी तो इसी तरह की है, कोहेशन तो उनमें बीच में है नहीं कोई, एक्सप्लॉयटेटिव है, आर्मी सब चलाती है। तो असेसमेंट इसी तरह का निकलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो न्यूक्लियर पावर्ड हो गए हैं और आर्मी है वहाँ पे। हमें हर उस प्रक्रिया से पहले ये सोचना पड़ेगा कि उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होएगा। इस वक्त पाकिस्तान का 4 टुकड़े होना या 3 टुकड़े होना हिंदुस्तान के हित में नहीं है, क्योंकि वो जो डिस्टेबलाइजेशन होएगा, उसके जो रेवरफिकेशंस होंगे वो बहुत बुरे हो सकते हैं। हिंदुस्तान का हित हमेशा स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में होता है। वो स्टेबिलिटी तभी मेंटेन होती है जब पीस रहती है वहाँ पे। ये मैं पीसनिक की तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं जलालाबाद और डेमेस्कस और इजिप्ट में मतलब गिनाना नहीं चाहता, मैं हार्डकोर बैटल फ्रंट में गन्स और उसके साथ लड़ा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि उससे अब जीतना संभव नहीं है। ये जो नया बैटल फील्ड है जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ड्रोन जो आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू वाले ड्रोन जब आ जाएंगे तो वो वेदर किसी काम नहीं आएगा ना। वो वैसी बात है कि हवाई जहाज़ के सामने तलवार दिखाना। आप तलवार पे घोड़े के ऊपर बैठे हो, आप पुराने ज़माने के योद्धा हो, वो सामने हेलीकॉप्टर से गनशिप लेके आ रहे हैं, तो वो ख़त्म हो गई लड़ाई। मतलब उसमें आपकी वीरता, सॉरी, तो उस तरह की वीरता दिखाने का नहीं है ये समय। इस टाइम इंडिया को एक चेस बोर्ड की तरह समझना पड़ेगा कि रियलिटी इस टाइम ये है कि क्या हम पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसको कंटेन करने के लिए हम और ईरान और रशिया मिलकर कुछ नया कर सकते हैं क्या। चेस बोर्ड है ये।
उसमें कई बार आपका प्यादा भी सामने वाले की रानी को ब्लॉक कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? आपको उतना ही करके रखना चाहिए। ये जो हर चीज़ को हम मार देंगे और पीट देंगे, बम फेंक दो, ये कर दो, ये मूर्खों के विषय हैं। समझदार आदमी न इस तरह से बात करता है, न इस तरह से किसी और को करने देता है। ये मानसिक दिवालियापन का द्योतक है कि इस देश के अंदर चारों तरफ इस तरह के लोग हैं जो लगातार बोलते रहते हैं कि ये कर दो, बम कर दो, वो कर दो। वो यथार्थ समझते नहीं, युद्ध की भयावहता समझते नहीं है। पूरी लड़ाई सिर्फ कोवर्टली और प्रॉक्सी के जरिए अगर हो जाए, वर्चुअली जितना उतना वो सबके हित में है। और अगर वो फिजिकली होना शुरू हो गई तो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो या सो कॉल्ड थ्री फ्रंट जो भी है, जो लोगों के, वो किसी भी तरह से भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। हमने पिछले 70 साल के अंदर एक समाज बनाया है, एक समाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। कोई आके रात भर में उसको फोड़ जाए, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हमारे पास इतना डिटरेंस है कि सामने वाला ऐसा नहीं करेगा अपनी तरफ से। हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम भी अपनी तरह से ऐसा नहीं करें कि सामने वाले को जरूरत पड़े। समझदारी दिखाओ, स्ट्रेटेजिक हैज दोबारा से करो पाकिस्तान के साथ। भैया हम आपको कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे है, तुम भी कर लो, हम भी कर लेते हैं। चाइना के साथ भी आपके पास तिब्बत का कार्ड है, तिब्बत के आप उसको स्ट्रेटेजिकली मनूवर करो ना। आप हमेशा यही क्यों सोचते हो कि हथियार 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 हथियार, इजराइल से हथियार, उससे हथियार? क्यों? क्योंकि उसमें किसी का फायदा होता है, वो लोग पैसा कमाते हैं। हमारे वहाँ के लोग जो भी होता है, अब वो काम नहीं कर रहा है तो हमें एक नया फॉरेन पॉलिसी, इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन, सॉवरेन डिजिटल डॉक्ट्रिन, ये कई विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार काम हो रहा है और होना चाहिए। और वही इवेंचुअली जो आपका प्रश्न है कि वेस्टर्न जो हमारे नेबर है, उसको आइसोलेशन में देखने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक लॉन्ग टर्म जो एक वॉर का पोस्चर है, उसको कंटिन्यू करते हुए भी स्टेबिलिटी मेंटेन करी जा सकती है, लो लेवल प्रॉक्सी वॉरफेयर उसके जरिए। लेकिन हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के नॉन न्यूक्लियर पेरिफेरल के ऊपर कंटेन करके रख सके, उसी तरह से कि उसकी रानी के सामने हमारा पैदा और हमारे रानी के सामने उसका घोड़ा, वॉटेवर, कि हम दोनों एग्रेसिव ना करें कुछ भी और उसको कंटेन करके रखें यहाँ पे। उसी तरह से चाइना के साथ, यार तुम्हारे पास जो कुछ भी है हम भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। वॉट एवर आउटस्टैंडिंग इशूज, लेट अस टॉक अबाउट दैम। तुम्हारे इस विषय के ऊपर है, हमारे इस विषय के ऊपर है, तुम ये कहते हो, हम वो कहते हो, हम भी तुम्हारे लिए बड़ा मार्केट है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भी हमारे जो भी आपके लेवरेज उसको क्रिएट करो ना। आपके पास लेवरेज होगी तब तो आप बात करने जाओगे, तब तो आप नेगोशिएट करोगे, तब तो आप स्ट्रेटेजिकली खेलोगे। यहाँ पे हर समस्या का एक बार इजराइल से हथियार ले लेंगे, अरे उससे क्या हो जाएगा? वो चाइना से लड़ लेगा क्या जब इजराइल? मैं पिछले 15 साल से लोगों को कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें ना करें। 2006 से पहले मैं इजिप्ट में था और मैं मुस्लिम मतलब मैं काम किया हूँ लोगों के साथ, और मैं देखा हूँ इजराइल किस चिड़िया का नाम है बहुत क्लोजली। मैं सीरिया में काम किया हूँ, मैं जानता हूँ कि वो किस चीज़ का नाम है, मैं समझता हूँ उस कंट्री को। मैं आके बताया हूँ यहाँ पे कई लोगों को, बड़े बड़े सम्मान्य विशेषज्ञों को, ऑफिशियल्स को, प्रोफेशनल्स को, डिप्लोमेट्स को, इंटेलिजेंस हेड्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को, आरएसएस को, सबको, कि ये ऐसे 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 करके ये विषय ईरान वट एवर। लेकिन उन विषयों को कभी भी उस संगीनता से और गहनता से लिया नहीं गया, क्योंकि हर कोई ये पाकिस्तान सेंट्रिक और ऑब्सेशन में रहता है हमेशा। 90% इंडियंस के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है पाकिस्तान और चाइना। जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान और चाइना दो एक्टर्स ही हैं, दुनिया के चेस बोर्ड पे दो प्यादे ही हैं। उनको किस तरह से मैनेज करना है वो हिंदुस्तान को आता है, वो पिछले 5000 साल से हमने सीखा हुआ है एडवर्सरीज के साथ। एक हमारे पास शास्त्र है इस तरह का, जिस शास्त्र में पूरा विधान है कि आपके साथ ऐसा हो तो आप ऐसा कर लो, कोवर्ट ऑपरेशंस कैसे करने चाहिए, प्रतिद्वंदी के, वो सारा अर्थशास्त्र जो ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि किस तरह से उसको मैंने। जो लोग पढ़े ही नहीं अर्थशास्त्र, वो CIA की ट्रेनिंग लेके समझ रहे हैं कि हम दुनिया के अंदर राज कर लेंगे। वो इसराइल जाके कोर्स करके आते फिर समझते हैं कि हम तो बिल्कुल कटिंग एज लेवल के हो गए। तो उन मूर्खों को अब समझ में आ गया कि भैया उसका ऐसा नहीं है और कुछ ही होएगा। कई सारे एनालिस्ट ये बोलते हैं कि सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर, वो अनफिनिश्ड बिजनेस है, और हमारी तरफ से पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी ये बोला गया कि नहीं, ये कंटिन्यूएशन में हम उसमें एक पोज डाल रहे हैं, और ये सारी बातें जो हैं तमाम मैं उन लोगों से कभी सहमत हो नहीं सकता जो नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी और पर्पस का सब्जेक्ट बना लें। नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, और उससे किसी भी तरह का पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करना, मेरे ख्याल से मैं उस विषय में जाना भी नहीं चाहता। लोगों को अपनी जान, मतलब ये एक्चुअली लाइफ एंड डेथ है। नेशनल सिक्योरिटी इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिविलाइजेशन। दैट इज व्हाट नेशनल सिक्योरिटी इज।
We all of us live or we all of us die. It is not for securing votes. It is not for buzzwords. It is not for television whatever debates. It is something that directly relates to my children कि मेरे बच्चे किस देश में रहेंगे, गुलाम रहेंगे कि आज़ाद रहेंगे, उनके पास अधिकार होंगे कि किसी डंडा चलेगा, वो बच्चे कर पाएंगे कि वो नपुंसक हो जाएंगे। इस देश के ऊपर ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। इस देश के साथ बहुत भयावह कॉन्स्पिरेसीज खेल के इस देश का पुरुषत्व खत्म करने के षड्यंत्र हो रखे हैं। गले गले के अंदर आपको इनफर्टिलिटी यूनिट्स उगती हुई दिख रखी हैं। हमारे बच्चे अब बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। हमारे यूथ का दिमाग खराब हो चुका है। हमारे यूथ ऑलरेडी इस तरह के षड्यंत्र के अंदर आ चुके हैं कि वो रियलिटी क्या है और मेक बिलीव क्या है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, उसको भूल चुके हैं। उनको लगता है कि किसी तरह से इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, उससे 5 स्टार होटल में रह लूँ। वो सस्टेनेबल थोड़ी है। हमारा यूथ जो ये जाके ऑनलाइन सीख रहा है कि किस तरह से शेयर बाजार में सट्टा खेलना सीख जाऊँ, वो सस्टेनेबल नहीं है। वो सब कंपनियां नीचे आने वाली है, वो सारे स्टॉक नीचे गिरेंगे जब ये एआई आ जाए। आ ही रहा है एआई ड्रिवन जो सॉफ्टवेयर है। तो हमारा सॉफ्टवेयर कौन पूछेगा जो 15,000 रुपये महीने वाला बैग लगा के बेचारा मेहनत कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं अब आगे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर। तो ये सब लोग करेंगे क्या? वो भी नेशनल सिक्योरिटी का विषय है कि हमारी एक बहुत बड़ी पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, उनके पास काम नहीं रहेगा, आगे खाएंगे कहाँ से? और अगर खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? उनके लिए कोई विकल्प है क्या सरकार के पास? तो एआई की वजह से आपको ये लग रहा है कि देश में एक नई फॉल्ट लाइन खड़ी हो सकती है? चारों तरफ से फॉल्ट लाइन फ्लैग कर रहा हूँ मैं आपको जो कंसिस्टेंटली हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बेस्ड एंड फर्स्ट इनिंग्स, पहले इनिंग्स के अंदर ये हो गया, फिर ये बीच में ब्रेक लग रहा है ये जो वॉर के चलते वॉटेवर। अब सेकंड इनिंग्स के अंदर क्या होने वाला है? बिल्कुल नया गेम है। पहले इनिंग्स में फॉलो ऑन खेल रही है अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो, अब इसराइल, ये सब खेल रहे हैं। अब फॉलो ऑन खेल के जीत सकते हैं क्या वो लोग मैच? इतना सा सिंपल सा सवाल है अगर आप क्रिकेट के लैंग्वेज में बात करें तो। और अगर शतरंज के लैंग्वेज के अंदर बात करें तो इनकी रानी पिट गई, इनके दोनों घोड़े नीचे हो गए, इनका एक हाथी भी जा चुका है, इनके 4 प्यादे भी नहीं है। उधर से तो कुछ शुरुआत भी नहीं हुई अभी, न रशिया ने कोई गेम खोला है अभी, न चाइना ने कोई गेम खोला है अभी, तो ईरान ही करे जा रहा है इतना सब। तो आपको क्या लग रहा है उसका आगे क्या होगा? किसी भी इंसान को समझ में आ रहा है ना कि भाई ये हो गया। तो अब इसके आगे नए सवाल क्या होने वाले हैं? वो ये है कि इन्होंने ऐसे कैसे कर लिया, ईरान ने ऐसे कैसे बना लिया ड्रोन, और हम क्यों नहीं बना पाए? ये डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक चैलेंज है के लिए इतनी बड़ी बड़ी हम डिफेंस एजेंसी लेके बैठे हैं, रिसर्च के नाम पे इतना पैसा खर्च हो रही है। ये इवेंचुअली सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को पैसा देने के लिए नहीं था ना, ये देश की रक्षा करने के लिए था ना। फिर क्या हुआ उस सबका? हमारे पास क्यों नहीं है अभी वैसे ड्रोन्स? हमारे ड्रोन्स के जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो भी हम चाइना से सोर्स कर रहे हैं। हमारे पास कुछ है क्या ऐसा कि जो हम खुद बनाते हैं? वो फोन मेक इन इंडिया का हमारे बन रहे हैं क्या? मजदूर बैठ के वहाँ से बना सा आया था, उसके ऊपर करोगे मेक इन इंडिया कर रहा है, सबको पता है। उसके बाद भी जब चाइना के इंजीनियर चले गए, बंद हो गई फैक्ट्री वो हमारी एप्पल वाली। ये यथार्थ है हिंदुस्तान का, इसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसा है। इस स्वीकार्यता के साथ फिर नए वाले प्रश्न के लिए हम तैयार होंगे कि यार अब आगे क्या करना है। यहाँ मान ही नहीं रहे कोई गलती हो गई। यहाँ तो स्वर्णिम काल चल रहा है, अमृत युग चल रहा है, एकदम चकाचक सब घी पी रहे हैं, एकदम अमृत, एकदम चकाचक, सब एकदम गोबर गैस से यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं एकदम चकाचक। चारों तरफ संकट आ रखे हैं इन लोगों को। ये गल्फ के अंदर वॉर होकर गवर्नमेंट ने तो बोलती है आ जाओ सबको, सब जल्दी से जल्दी वापस। आने के बाद यहाँ करेंगे क्या भाई साहब? आने के बाद यहाँ क्या करेंगे? उनके लिए कोई है क्या यहाँ पे रोजगार, कोई व्यवस्था, रहना खाना पीना कैसे करेंगे वो बेचारे? अभी तो वहाँ से आपको पैसा भेज रहे थे, 3 पीढ़ी से वो लोग पैसा भेजे जा रहे हैं, आपको मजे कर रहे जा रहे हैं पैसा। भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके लिए कुछ करे वो बैठ के। कौन सोच रहे हैं इस वक्त भारत सरकार में उसके बारे में? कोई है ऐसा इस टाइम कि यार अब ये मजदूर आएंगे तो उनसे हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट करवा लें? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के 25 प्रोजेक्ट के हम कम्युनिटी ड्रिवन एक ऐसे इनिशिएटिव ले लें कि जिसके अंदर मजदूर आके बनाएं, उसके बाद इंजीनियर्स आके रहें, उसके बाद वहाँ पे हमारे ड्रोन्स बन जाए। 3 साल का एक नेशनल मिशन बना सकते हैं कि उसको इस तरह से नहीं। यहाँ पे नेशनल मिशन के नाम पे सरकारी सब कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले सबसे पहले खड़े हो जाते हैं आके। नेशनल मिशन के नाम पर सबसे पहले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा मिलता है। उसको डिसमेंटल करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। नए पैराडाइम में नए विचार रखने पड़ेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर नया हो चुका है और हम सोते हुए पकड़े गए। तो जिस वर्ल्ड ऑर्डर में जब हम ये असेसमेंट, हमारी खूब चर्चाएं ये होती थी कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसमें भारत भी एक स्टेक होल्डर होगा और भारत भी एक पोल होगा। भारत अपना तेल नहीं खरीद पा रहा। स्टेक होल्डर इतना बड़ा है भारतवर्ष कि उसको इतना तो कोई कहने वाला नहीं है फॉरेन मिनिस्टर में से कि भाई साहब आप कौन हो,
हम कल भी खरीदे थे, आज भी खरीदेंगे, हमेशा खरीदते रहेंगे, और जहाँ सबसे सस्ता मिल जाएगा वहीं से खरीदेंगे। वो हमारा विषय, आपका विषय नहीं है। इतना सिंपल बात है। कोई है क्या ऐसा आदमी पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष की सरकार में क्यों नहीं खड़ा होकर कोई कह रहा कि यार कौन है स्कॉट बेसेंट भैया? फॉरेन मिनिस्टर को तुरंत कहना चाहिए कि हमको कोई मोहताजी नहीं है तुम्हारे लाइसेंस की। जमाने गए वो ईस्ट इंडियन कंपनी के। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी मेक आवर ओन डिसीजंस, सो शट द फक अप, ओके? इज एनीबॉडी सेइंग दैट? नहीं। क्यों नहीं कह रहा? ये सवाल है मेन नए वर्ल्ड ऑर्डर में। वो जो ब्रिक्स के अंदर से आई निकाल के बेचन ने ऐसे कॉलर ऊपर गए अमेरिका में बेंजामिन नेतन्याहू कि ब्रिक्स का आई हटा दिया मैंने। काय का ब्रिक्स? मैंने 2 दिन पहले बुला के दिखाया ना। एप्स्टीन की फाइल में लिखा हुआ है, मोदी टुक एडवाइस, सैंग एंड डांस्ड इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। ये पब्लिक रिकॉर्ड है यूएस की वेबसाइट पे, ऑफिशियल सरकार की वेबसाइट पे। ये मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। वो हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका। अभी देश के अंदर जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, बड़े सम्मान्य विशेषज्ञ जो लोग हैं, उनके लिए बेहद चिंता का विषय है। यार इसके आगे तो अब गड़बड़, मतलब जो हो चुका वो तो हो ही चुका, अब इसके आगे क्या होने वाला है? लॉजिकली वो यही बोलेंगे कि आप लोग के लिए हर चीज़ हमें लाइसेंस देंगे। ये राजीव जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इनको एक तो पहले इनको जेल के अंदर डाल दो, तो मुझे जेल के अंदर डाल देंगे। वो कर ही रहे दुनिया भर के अंदर इसी तरह का, आपको भी डाल देंगे। सर आपकी तमाम बातें मैं समझ रहा हूँ, सारी बातें मैं भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करता रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके की जो भारत की लोकल स्टैंडाई है अमेरिका के खिलाफ, वो पिछले 10 सालों में हम ऐसा देखते हैं कि भारत किसी भी तरीके से अमेरिका को रेसिस्ट कर नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं, क्यों नहीं कर पा रही? ये प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ हो रही कि क्यों भारत जो है, क्योंकि हमने मनमोहन सिंह का भी समय देखा, हमने वो भी देखा न्यूक्लियर डील पे किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो खींचातानी हुई, उसके बाद में मनमोहन सिंह ने तमाम सारी चीज़ें की। वो एक लंबा समय हमने देखा। उससे पहले भी मनमोहन सिंह जब वॉशिंगटन गए थे 2006 के आसपास, वो समय भी हमने देखा कि भारत का उस समय कैसा रिसेप्शन था। और अभी जो है कि पूरी की पूरी जो विदेश नीति है वो हमको एक चीज़ के इवेंट मैनेजमेंट के इर्द गिर्द दिखाई देती है। और जो हमारी लोकल स्टैंड आई है, हम अमेरिका को जिस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे थे, कभी 7 विमान कभी 8 विमान, को लगातार कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करवाया। उसके बावजूद जो भारत की तरफ से जो रिबेटल उसका आना चाहिए था, वैसा रिबेटल हमको दिखाई नहीं देता है। तो हमको एक चीज़ समझ में आती है कि अमेरिका के खिलाफ जो है भारत का, जिस तरीके से भारत खड़ा होता था जिस हैसियत के साथ में, वो हैसियत कहीं ना कहीं गिरी है। इसकी क्या वजह है? मतलब आपके पास में क्या एनालिसिस है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा एनालिसिस, नेतृत्व, जो लीडरशिप होती है ना, वो डिफाइन करती है रिलेशनशिप। अगर आपका पॉलिटिकल कंसिडरेशन बाकी सारी कंसिडरेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एनी पॉलिटिकल पर्सन, उसकी अपनी एक कैलकुलस होती है, उसके अपने कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, जो उसको अपने कंधे के ऊपर बिठा के एक पॉलिटिशियन बनाते हैं अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये निजी नहीं है। कुछ लोग इस बात को समझते हैं कि जो राष्ट्र का हित है वो मेरे इन सब हितों से ज़्यादा बड़ा है, उसके लिए मैं अपनी आहुति भी दे दूँ तो कम है। मेरी चाहे आहुति हो जाए, लेकिन मेरे राष्ट्र के हितों पे आँच नहीं आने चाहिए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं ही मेरा राष्ट्र हूँ, मैं ही सबसे समझदार हूँ, मैं ही सबसे पॉपुलर हूँ, इस देश की आवाज़ मैं ही हूँ, और मेरे लायक कोई आदमी नहीं है इस दुनिया के अंदर, और मैं ही कर सकता हूँ इस देश के लिए जो भी कर सकता हूँ। तो वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि किसी और को मौका मिले उस देश की सेवा करने का। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिस तरह के बेंजामिन नेतन्याहू है, उसी तरह के कुछ लक्षण मेरे को नरेंद्र मोदी के अंदर भी दृष्टिगोचर से होते दिख रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ। एक तरह का रिलक्टेंस है रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, एक तरह की मेक बिलीव रियलिटी किसी तरह से मान ली गई है कि जो पॉलिटिकल रियलिटी है यही सब्सटेंटिव रियलिटी है, इसके अलावा और कुछ मैटर ही नहीं करता। कि क्योंकि मैं चुनाव जीत के आ जाता हूँ और हर जगह मैं चुनाव जितवा देता हूँ, तो इसलिए ना मेरे जैसा कोई राजनेता है, और जब मैं ऐसा राजनेता हूँ तो मैं जनता की आवाज़ समझता हूँ, और क्योंकि मैं समझता हूँ तो मेरे को डिफाइन करने का अधिकार है कि विदेश नीति कैसी होगी। तो हम पहले ट्रम्प से करें, फिर ये करें, जो कुछ भी पाकिस्तान गए, जो कुछ भी ये करते हैं वो गट फीलिंग पे बेस्ड होता है। वही गट फीलिंग जो है ना बार बार कहते हैं कि ये नॉन बायोलॉजिकल, डिवाइनली इंस्पायर्ड, और वो सत्य हो सकता है, मैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा। हर इंसान को अधिकार है कि वो अपने आप को डिवाइन ही समझे,
वो हर इंसान को यह भी अधिकार है कि वो डिवाइनली इंस्पायर्ड समझे, और हर इंसान को यह भी अधिकार है कि डिवाइनली इंस्पायर्ड होने के बाद वो इस राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सर्वस्व लगा दे। लेकिन उस अधिकार के साथ उसका जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व भी है ना, कि अगर वो नहीं काम कर रहा तो 2 स्टेज पीछे रख के यार आप करके देख लो ज़रा, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे परिणाम, मैं CEO हूँ, मैं शिप का कैप्टन हूँ, मैंने एकदम से गलत जगह ले जाके बढ़ा दी, अपने शिप के अंदर छेद हो गया, थोड़ा सा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अब आप चला लो। ये जिम्मेदारी है ना किसी की। अगर ये जिम्मेदारी पूरे करने के लिए है तब तो वो स्टेट्समैन है, वरना उसमें और वो मेयर जो करप्शन के अंदर उलझी हुई है और उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दे रही है, उसमें फ़र्क नहीं है। हर लेवल पे जो पॉलिटिकल क्लास है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, करप्ट है, ये निजी नहीं है, सिस्टमैटिक है, ये कैपिटलिज्म का नेचुरल आउटकम है। ये जो डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी विच इज़ नाउ टेथरिंग ऑन रूइंस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीवेयर वी हैव करप्ट एंड कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिशियंस। वो जो सोचो कि जिसका काम ही 24 घंटे नेतागिरी करना है, वो उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहा, तो यार आपका घर कैसे चलता है? वो ऐसे चलता है, उधर से पैसा, इसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका ट्रांसफ़र। यहाँ पे आदमी अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के अंदर पिसा जा रहा है, यहाँ पे प्रोफेशनल नेता यानी करोड़ों रुपए के एसेट्स बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग उन लोगों के हाथ में खेलते हैं जो कैपिटल क्लास होती है। वो कैपिटल क्लास चाहती है कि हमारे ऊपर कोई इनहेरिटेंस ना लगे, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी विलीफाई हो, क्योंकि यहाँ पे अगर वास्तव में मजदूरों को अधिकार देने पड़ जाएंगे तो फैक्ट्रियों के मुनाफे कम हो जाएंगे। यहाँ पे पूरा गेम तो यही है ना कि यहाँ पे मजदूर रहे ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ AI आ जाए किसी तरह से और उसके बाद इन मजदूरों को हम बोले कि 2000 रुपये मैनेज देंगे बस। तो वो एक परसेप्शन कंट्रोल, जो फिलोसॉफिकल आपका एक जो प्रश्न है, वो एक फिलोसॉफिकली कोई आदमी सोच ले कि परसेप्शन इज एवरीथिंग, सो परसेप्शन मैनेज कर दूंगा तो रियलिटी मैनेज हो जाएगी। ये वैसा है कि अगर कोई आदमी अपने इमेज के ऊपर मेकअप करना शुरू कर दे। तो आपका ये कहने का मतलब, मैं जो आपकी बात से समझा अभी तक, आपका ये कहने का मतलब है कि देश की पॉलिटिकल, जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो गट फीलिंग पे विदेश नीति डिसाइड कर रही है। न सिर्फ विदेश नीति बल्कि हर नीति। तो ये आपका एनालिसिस है। तो ये तो सर उसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता ना रीज़न, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी हो गई हो या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की कमी हो गई हो। वो सब पुरानी फाइल्स वहीं पे रखी हुई है। भारत वास्तव के अंदर उस ज़माने में, जब पुराने सो कॉल्ड ज़माना जिसको याद करना भी बहुत अनूठी समझा जाता है, तो उस ज़माने में थर्ड वर्ल्ड का लीडर था, नॉन अलाइन मूवमेंट हमने चलाया था, दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ साथ आ रहे थे, ग्लोबल साउथ का हम नेतृत्व करते थे। आज हम किसी का भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने खुद का भी नहीं कर पा रहे हैं नेतृत्व, हम अपने खुद के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों हो गया ये? क्योंकि वो जो पॉलिटिकल गट फीलिंग होती है वो 2 ही चीज़ें समझती है, फाइट या फ्लाइट। तो मैं देखता हूँ ये बड़े बड़े नेता जब कोई भी फंक्शन होते हैं सब ऐसे खड़े हो जाते हैं। इसमें से किसी में ऐसा नहीं है कि ऐसे ढंग से खड़ा भी हो सके। उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि वो डिपेंडेंट बीइंग की तरह स्लेविशली सबसर्वेंट, सबऑर्डिनेट। ये सिस्टमैटिक है, ये सिस्टमैटिक है। दो ही इसके वो हो सकते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन। एक जो बेनिफिट ऑफ द डाउट ये है कि गट फीलिंग पे बेस्ड है इसलिए गलत हो गया। दूसरा है कि हम सिस्टमैटिकली इस तरह से मैनिपुलेटेड हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। वो आप कहना नहीं चाह रहे हैं या स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे को सत्यमेव जयते पर विश्वास है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भारत की आत्मा को कंट्रोल कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई वास्तव में प्रधानमंत्री की आत्मा को नियंत्रण कर सकता है। अगर उनका कोई ऐसा भाव हो रखा है कि अभी वो 2 कदम पीछे इस गेम को खेलना चाहते हैं, तो उनके जो भी कारण हो, लेकिन मेरे उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि देव पुरुष होने का सौभाग्य इस भारत के वर्ष में भारत की जनता जनार्दन ने उन्हें पिछले 10 साल में दिया हुआ है, उसके साथ न्याय करें। नरेंद्र सिंह कहलाएं नहीं, उसको करके दिखाएं। उसके लिए जो भी व्यक्तिगत तौर पे, राजनीतिक तौर पे उन्हें त्याग और बलिदान करना पड़े, उसको वो करने के लिए तैयार रहें। और अमेरिका को खुले शब्द में कह दें कि आप मेरी जो भी फाइल है, जो भी इमेज है, जो भी मेरा मटेरियल है, कुछ भी कर ले, मैं इस देश का सन्यासी हूँ, मेरे को चिंता नहीं है इस बात की। आप बड़े बड़े पोस्टर लगवा दोगे, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी उसको खड़े होकर एक्सेप्ट करना चाहिए ना, खड़े होकर उसी गट फीलिंग के साथ, जिस गट फीलिंग से उन नरेंद्र बने हैं, उसी गट फीलिंग से वो दोबारा कर सकते हैं। एक नेशनल टेलीवाइज एड्रेस के अंदर कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, उसके बाद अब मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि इस अमेरिका के साथ हम ये कर सकते हैं। जो भी, उसको जब तक आप ओन ही नहीं करोगे, जब तक एड्रेस ही नहीं करोगे, जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तब तक वो आपके लिए बने रहेगा एम्बेरसमेंट। द मोमेंट यू ओन इट, accept it, then it becomes part of your history. Yes, I've lived like that. It has given me bad results. I'm willing to change. I'm sorry. Let's move ahead. There are too many challenges. I know what is going on. Next 5 years, give it to me. I'll deliver results. That's all it takes.
We still trust you good. You're still the captain of our ship. We don't want to dismantle the ship. Take us to safe waters, please. Give us bread to eat. That's all. Simple. दवाई दे दो, स्कूल दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा तो हम खुद ही सिल लेते हैं. सिंपल है यार, कर लो ना. टेक्नोलॉजी दुनिया भर की आ रही है, उसका फायदा उठवाओ ना. हमारे गांव के अंदर चलवाओ ना मोहल्ला क्लिनिक. यहाँ हर चीज़ राजनीति नहीं होनी चाहिए ना यार. 5 साल के लिए फ्रीज नहीं कर सकते राजनीति. या राष्ट्र के ऊपर संकट है, 5 साल राजनीति नहीं करेंगे, केजरीवाल को मिनिस्टर बना दो दिल्ली के अंदर. क्यों नहीं किया जा सकता? ये नेशनल इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा सकता? बना दो ना, केजरीवाल को मिनिस्टर ही तो बनना चाह रहा है बेचारा. बना दीजिए कि तू सलमान शिक्षा यहाँ पे लगा, तो अपना दिमाग यहाँ पे दिल्ली के अंदर ऐसा मॉडल बना दे, फिर त्रिपुरा में भी ले जाना उसको. खत्म कर काम. यहाँ पे ना मैं तेरे को, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? किसका फायदा हो रहा है ये? अल्टीमेटली किसी और के हाथ के मोहरे हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं अभी. रात को घर में सोते उड़ा देंगे सबको, ज़्यादा बोलोगे तो. अच्छा, ये सर एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था कि भारत के चारों तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशंस हो रहे हैं. एक घेरा जो है वो कसने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो श्रीलंका है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है और आपका नेपाल है. तो नेपाल अभी लेटेस्ट फॉल है, जहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि एक बाकायदा एक तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ एक पॉपुलर प्रोटेस्ट करवाया गया. वो बिल्कुल उसमें हम अगर देखते हैं तो कलर रेवोल्यूशन जो CIA करवाता रहा है अपने हिस्ट्री में, उसकी हमें थोड़ी सी गंध आती, उसकी बदबू वहाँ से दिखाई देती है नेपाल में. तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज में लगातार गवर्नमेंट्स फॉल हो रही हैं, ताश के पत्ते की तरह उनको फेंटा जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको देखता हूँ द लास्ट डांस बिफोर द फॉल. जो भी बड़े एम्पायर्स होते हैं ना, उनका एग्जिस्टेंस ऐसे पिलर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है जहाँ से वो लगातार खून चूस सकें. वो ऐसे एक्सट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स डाले होते हैं ज़मीन की छाती में उन्होंने, जिससे वो खून चूस सके. तो उन्हीं कुछ पिलर्स के ऊपर टिका होता है ये जो कैपिटलिस्ट एम्पायर था, जो पिछले 300 साल से दुनिया को ऑपरेट कर रहा था. अब वो पिलर्स उसके नीचे गिरना शुरू हो गए हैं. ये एक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव, मिलेनियल ऑल्टरिंग, जनरेशनल चेंज है जो पहले कभी नहीं हुआ है. ये जो वर्ल्ड ऑर्डर कहना तो उसको बहुत आसान चीज़ है. वर्ल्ड ऑर्डर तो पहले भी कई बार चेंज हो चुके हैं. इस बार जो हो रहा है वो उन सबसे बिल्कुल अलग है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था. हर बार जब कोई भी लड़ने की नई विद्या ईजाद होती है लड़ने की, तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई नई तरीके से लड़ता है. इतना बड़ा पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने खूब राज किया, खूब अपने एम्पायर को बड़ा, साइरस द ग्रेट हुआ. लेकिन अलेक्जेंडर को लगा कि यार अगर हम लंबे वाले भाले लेके फिर ऐसे लड़ेंगे, तो वो तो तलवार से लड़ रहे और हम भालों से लड़ेंगे. तो उसके चलते वो वहाँ से जीतता हुआ यहाँ तक आ गया ना, क्योंकि उसके पास नई चीज़ थी. चाइनीज़ ने गन पाउडर ईजाद कर लिया, अब उसको भाला चाहिए ही नहीं, वो दूर से फेंक देता था. मंगोल्स ने घोड़ों के ऊपर न सिर्फ भाले और पीछे से वो बारूद फेंक रहा है और घोड़ों से दोनों तरफ. तो मंगोल्स ने पूरी दुनिया पे मंगोल्स ने कब्जा कर लिया. फिर ये जो वाइकिंग्स थे, उनको लगा कि यार हम ज़मीन के ऊपर रहेंगे नहीं, हम ऐसे बोट्स बना लेते हैं जो ज़मीन पे भी चले और पानी में भी चले, नदियों में भी चल सके, समुद्र में भी चल सके. तो उन्होंने फिर वाइकिंग्स ने कब्जा कर लिया. फिर उसके बाद जो ब्रिटिश नेवी जो माउंटेड गन्स उन्होंने बनाए कि हम चलो इसके ऊपर गन्स भी रख लेते हैं, वाइकिंग्स को ज़मीन पे जाकर लड़ना पड़ेगा, हम ज़मीन से लड़ेंगे नहीं, हम नेवी से सबको उड़ा देंगे. तो वो 300 साल उन्होंने राज कर लिया. फिर उसके बाद एकदम से हवाई जहाज ही आ गए कि हम ऊपर से उसको ही उड़ा देंगे. अब फिर वो इन्फेंट्री बैटलफील्ड धीरे धीरे आउटफिट हो गया. फिर उसके बाद अभी कुछ समय पहले एक नई चीज़ आई थी, उसको बोलते थे कि हमारी लैंग्वेज में उसको नया सुसाइड बॉम्बर, मतलब नया एटम बम कहते थे. फिर एटम बम आ गया, फिर वो एटम बम ने एक स्थापित कर दिया कि अब हमारे पास एटम बम है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता. तो एक नया तरह का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन गया कि हाँ भाई अब तुम बड़े आदमी हो, एटम बम के सामने अब कोई कुछ नहीं कर सकता हो, तुम्हारे पास हवाई जहाज भी हैं, तो वास्तव में तुम बड़े हो, हमने मान लिया. तो उन पाँचों ने अपनी चौधराहट फैला ली, उन पाँचों ने अपने हिसाब से बांट लिया सब कुछ, पूरी दुनिया. सब जगह से रेवेन्यू वो खाते हैं, बेसिकली इतनी बात है, सब जगह उनका माल बिकता है, सबसे बड़े चौधरी वो हैं. हम सब ऐसे करते हैं, सॉवरेनिटी सब कुछ है, लेकिन डिपेंडेंस उनके ऊपर ही रहती है, सिस्टमेटिक डिपेंडेंस है उनके ऊपर अभी भी हमारी. उसको तोड़ने के लिए अपनी जो सारी बातचीत है, वो सिस्टमेटिक उस डिपेंडेंस को तोड़ने के विषय में ही अपना कुछ सार्थक संवाद करने का प्रयास है. तो ये थी आज की बातचीत सर, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि बातचीत लंबी नहीं, एक आखिरी बात रह गई. बताइए. वो नया जो एटम बम है ना, उसका नाम है सुसाइड बॉम्बर. उसका नाम है सुसाइड बॉम्बर. उससे मैं मिला था जब मैं अफगानिस्तान गया था ना, और उससे मिलने के बाद ही मैंने बोला था कि अमेरिका के बड़े बड़े B-2 हवाई जहाज यहाँ किसी काम के नहीं है,
और इतने बड़े बड़े फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और उसके साथ इतने बड़े ये आर्मर्ड कैरियर, ये सब किसी काम के नहीं है, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर बहुत है उस सब के लिए। तो वो नया एटम बम सुसाइड बॉम्बर था, वो भी अब चेंज हो गया। अब ड्रोन्स और ये छोटी वाली प्रिसिशन मिसाइल्स और फर्स्ट पर्सन वो जो पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब जो लड़ाई होगी वो एआई ड्रिवन होने वाली है, ह्यूमन एंड्रॉइड्स वाली होने वाली है, एआई कंट्रोल सिस्टम्स के द्वारा होने वाली है। तो इसलिए हमें उसके विषय में सोचना जरूर करना चाहिए। ड्रोन साहब कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं अब जब बात, क्योंकि मैं कंक्लूड कर रहा था, लेकिन अब मेरी दो बात और हैं कि जब आप जलालाबाद रहे। जल्दी ना करो कंक्लूड करने के, नहीं नहीं, तो जल्दी नहीं। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जलालाबाद जब आप रहे, स्टेशन रहे, तो वहाँ पे आपने अफगान साइकी को आप किस तरीके से समझ पाए? कि मतलब होता है ना कि हम जब सिविलाइजेशनल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, चाहे ईरान के बारे में बात करते हैं, चाहे चाइना के बारे में बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि वहाँ के समाज का एक किस तरीके से इसको कहा जाए कि वहाँ के समाज की एक साइकी डेवलप होती है। वो बहुत सारी जो मसल मेमोरी है सदियों की, और मतलब उससे एक तरीके से समाज जो है एक साझा समझ विकसित करता है दुनिया को लेके, उसके बर्ताव में, उसके तौर तरीके में वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अफगान साइकी के बारे में लोग लगातार ये कहते हैं कि बहुत मेहमान नवाज होते हैं, कमाल के लड़ाके हैं। लेकिन आप, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने वेस्टर्न फ्रंट पे लगातार उलझा हुआ है अफगानिस्तान के साथ में, वो एक फ्रंट हमको टीटीपी के साथ में खुला हुआ उसका दिख रहा है, जहाँ पे जिसको इन लोगों ने बोला था कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेफ्थ आ गई है जब तालिबान वापस आए थे 2021 में, वो पूरा का पूरा हम ये देख रहे हैं कि आईएसआई की जो पूरी की पूरी गणित है वो वहाँ पे उल्टी पड़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो अफगानिस्तान में क्योंकि आपको रहने का मौका मिला है, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ वो समाज दरअसल है कैसा, और पाकिस्तान के साथ में वो उनके क्या आने वाले समय में शांति हो पाएगी? देखो, एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरी। मैं साथ जिया हूँ पठानों के साथ, उठा बैठा हूँ, घुमा हूँ, खूब दोस्तियाँ करा हूँ उनके साथ। और इस तरह की दोस्तियाँ क्या हूँ कि पठान लोग जब मेरे से मिलने यहाँ पे हिंदुस्तान आते हैं तो मेरे दोस्तों को मेरे पठान दोस्त कहते हैं कि यार हम सबसे बड़ा पठान ये राजीव भाई है, ये पठानों से बड़ा पठान है। मेरे पठान दोस्त मुझे नवाजते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, समझदार होते हैं। वो जो आपने शब्द बोला ना, जनरेशनल मेमोरी है उनके पास, तहजीब है, शराफत है। उनके बारे में जो भी आइडियाज़ ये दुनिया के अंदर प्रचारित किए गए हैं वो उनको उनके इतिहास से तोड़ने के लिए है, क्योंकि उनके पास 6000 साल का वो इतिहास है जो दुनिया में रेयर है। पश्तून वाली 6000 साल पुरानी है, और 6000 साल से वो अपने लिए एक ऐसी संस्कृति बना के रखे हैं जिससे आज तक कोई सबड्यू नहीं कर पाया। उन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े एम्पायर को हराया है, और हराने के बाद खुद अपने तरीके से अपने आप को चलाया है। और कुछ भी नहीं होने के बाद इतना उन्होंने रुतबा दिखाया है अपना खुद का कि आज भी दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजिक आदमी है वो सबसे पहले ये कहता है, नेवर टच अफगानिस्तान, वट एवर एल्स यू डू इन योर लाइफ, नेवर टच अफगान्स, बिकॉज दोज आर विलिंग टू डाई, द पठान्स आर विलिंग टू डाई, लाइक दैट इज सच अ गिवन, दैट इज वॉट वी हैव जस्ट सीन इन ईरान ऑल्सो। एक कल्चर में ऑनर इतनी बड़ी चीज़ होती है ना, उस ऑनर के साथ आइडेंटिफाई करता है उस कल्चर का पूरा आदमी। जो पठान कल्चर है उसके अंदर पठान होने का मतलब है कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है मेरी इज्जत। मेरी इज्जत पे किसी आपने मुझे एक गलत तरह से देख लिया तो मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आपने ऐसा कैसा देखा मुझे, ये मेरे ऑनर के खिलाफ है। वो जो ऑनर, उसको कोई और समझ नहीं सकता सिवा पठान के। वो जिस तरह से अभी भी पारंपरिक ड्रेस में जिस तरह से रहते हैं, कम्युनिटी के साथ बैठ के खाते हैं, पूरा परिवार साथ बैठ के खाता है। वहाँ पे जो कल्चर और सभ्यता है उसको आवश्यकता नहीं है दुनिया में किसी भी चीज़ की। जब अमेरिका वहाँ पे पैसे बांट रहा था और उस देश को बर्बाद करने के लिए 20 साल उसने लगाया अमेरिका में, उस वक्त ये पठान यही कहते थे कि घड़ी तुम्हारे पास है पर वक्त हमारे पास है। उनको पता था कि अमेरिका छोड़ के जाएगा और माल भी छोड़ के जाएगा यहाँ पे, दे जस्ट सॉ इट थ्रू नो। तो उन लोग के कल्चर में टाइम का एक बिल्कुल अलग कंसेप्शन है। फंडामेंटली वो स्पेस और टाइम को हमारी तरह नहीं देखते, वो रूटेड है उस ज़मीन के अंदर। वो उस ज़मीन के साथ इस तरह का उनका रिश्ता है जो कोई भी माइग्रेंट समझ नहीं सकता। आज कोई सेकंड जनरेशन इंडियन माइग्रेंट भी है यूएस के अंदर, वो गांव क्या होता है उसको नहीं पता बेचारे को, अनफॉर्चुनेटली।
वो गांव के अंदर मेरी लोकल कम्युनिटी के साथ मेरा किस तरह का ऑनर का संबंध है कि मैं किसी चाचा को जाके कुछ बोलूं और उसने मुझे बोल दिया कि तू ऐसे कैसे करवा के आ गया, तो उससे मेरा और मेरे पिताजी का नाम कितना ख़राब हो जाएगा। ये नहीं समझते नई पीढ़ी के लोग। अफ़गानिस्तान में ये अभी भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मेरे पिताजी का दोस्त है, वो मेरे बारे में कुछ कहेगा तो मेरे पिताजी का नाम ख़राब हो जाएगा, मेरे पूरे कुनबे का नाम ख़राब हो जाएगा। हम फलाना खेल के लोग हैं तो हमारे उसका नाम खत्म, हमारे ट्राइब का नाम खत्म। ये उसके लिए मरने मारने को तैयार और जीने जिलाने के लिए तैयार लोग हैं। अगर आपका दोस्त है तो आपके लिए, मेरे ऐसे दोस्त हैं अफगानिस्तान में जो खुलेआम पब्लिक मीटिंग्स में खड़े होकर कहते थे कि शर्मा को मारने के बहुत ही ऐसे प्लान चल रहे हैं हमारे कौंसल साहब को, लेकिन कोई उसकी तरफ आंख उठाएगा मैं उसकी आंख उठा लूंगा, उसकी जाने से पहले मेरे को मार के जाना पड़ेगा। ऐसे 20वें पठान दोस्त हैं मेरे जो मेरी जान के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गए। लेकिन कन्वर्सली ऐसे 20वें पठान लोग भी थे जिन्होंने पैसे लेकर मेरे को मारने के प्लान बनाए। तो उनके बीच में भी जैसे हमारे यहाँ कम्युनिटी नहीं होती, मतलब सभी कम्युनिटी हमारे यहाँ इसी तरह की होती है कि कंसेंसस कम्युनिटी में होना बहुत मुश्किल होता है। तो यही हमारा उस समय भी असेसमेंट था कि तालिबान को एक सिंगुलर मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ उस ज़माने में चला जा रहा था कि तालिबान कोई चीज़ है। तालिबान बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं को मिला के, बहुत सारे अलग अलग तरह के योद्धाओं को, बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्राइब्स को, बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स को, स्टेक होल्डर्स को और स्टूडेंट्स को मिला के क्रिएट की गई एक इंडिजिनस प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है मेरी नज़र में। कि एक अफ़गान सोसाइटी के सामने पिछले 25-30 साल में भयंकर प्रॉब्लम्स आई हैं। उन प्रॉब्लम्स के चलिए उस सोसाइटी का पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन हो गया है। अब उसको दोबारा से बचा के रखने के लिए वहाँ पे एक इंडिजिनस इस तरह का मूवमेंट, ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि पाकिस्तान ने क्रिएट करवाया था मुल्ला, लेकिन वो बिके हुए लोग नहीं हैं अभी भी। ये जो टीटीपी ने दिखा दिया है और अफगानिस्तान के साथ उनकी लड़ाई ने दिखा दिया। एक ज़माने में हिंदुस्तान में इस तरह के बहुत सारे लोग थे, इस बात को समझते नहीं थे। उनको लगता था कि तालिबान मतलब कि पाकिस्तान। उस ज़माने में भी मैं ऑन पेपर उनको समझाया हूँ कि 7 अलग अलग तरह के स्ट्रेंड्स हैं तालिबान के अंदर। उसमें एक पेशावर शुरा, क्वेटा शुरा, जलालाबाद के अंदर भी कुछ लोग हैं, वो ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस सब के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग RNAW की इंस्टीट्यूशनल रही है पुरानी, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत काम भी आई है। अभी भी जो ट्रांजिशन पीरियड था जब तालिबान ने वहाँ पे टेक ओवर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सब्सटेंटिव वहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं और एज अ ब्रदर्स हम उनको ट्रीट किए हैं हमेशा। अफगान पठान यहाँ पे पिछले 500 साल से 800 साल से अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं कलकत्ता तक। एक्चुअली पहले पैदल जाते थे वो लोग और माल बेचते हैं। उनके साथ हमारा एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। इनफैक्ट ऋग्वेद के अंदर वर्णन है पठान उन सभ्यताओं का। तो इस तरह के हमारे बहुत बहुत पुराने संबंध हैं इन लोगों के साथ। उसको सिर्फ ऐसे नई पीढ़ी की तरह देख के सिर्फ कि ये तालिबान इसलिए ख़राब है वैसा नहीं करना चाहिए। उसको एक लोकल इंडिजिनस उन्होंने इस तरह से कर रखा है। जैसे उसी तरह से जैसे अंडमान के अंदर को ट्राइब्स हैं, वो अपना ट्राइब के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। उसको नए फ्रेमवर्क से अगर आप देखेंगे तो अरे कपड़े ही नहीं पहनते, अरे भाई नहीं पहनते क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। उनको है जरूरत बुरखा की तो उनको बुरखा पहनने दो, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना मैनेज। ये हर किसी को अधिकार देने का हिंदुस्तान के साथ एक रहा है। और तालिबान और अफगानिस्तान और पठान सभ्यता उसमें अगर हिंदुस्तान के साथ है और है वो वास्तव में अभी इस वक्त, तो वो लॉन्ग टर्म में जो धार्मिक शक्तियाँ हैं उसके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो लोग गलत नहीं करेंगे। वो लोग गलत नहीं करेंगे। वो हिंदुस्तान के साथ, वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे और वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। ये उनकी दोस्ती हिंदुस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है अभी। दूसरी चीज़ सर, आप सीरिया में भी रहे काफ़ी समय तक, तो वहाँ से भी जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि इज़राइल का कंटिन्यूस ऑफेंसिव जो है सीरिया में चल रहा है और अभी गोलान हाइट्स से इज़राइल जो है वो धीरे धीरे नीचे उतर के एक वो बफर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीरिया में एक पॉलिटिकल टर्मोइल है और लगातार जो ग्रेटर इज़राइल बार बार बोला जाता है कि ग्रेटर इज़राइल बनेगा, जिसमें ये लेवांत वाला पूरा इलाका जो है उसका पार्ट होगा। तो क्या सीरिया में आने वाले समय में आप ऐसा देखते हैं कि इज़राइल जो है वो वहाँ के नक्शे को बदलता हुआ हमको दिखाई दे, या वहाँ पे नया कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए? क्योंकि वहाँ पे एक किस्म से इज़राइल और अमेरिका की कठपुतली सरकार जो है अभी उसको लाया गया है या बैठाया गया है, तो ऐसी स्थिति बन देखिए सीरिया ना, दरअसल ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पिलर था एक दफ़े। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक वो 79 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया था, उसके पहले, उससे भी पहले बाथ पार्टी करके मूवमेंट्स और रेवोल्यूशंस हुए थे इस्लामिक कंट्रीज़ में। उसमें इराक में और सीरिया में वो बाथ पार्टी की सेकुलर लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स बनी थी मिलिट्री लीडरशिप के अंडर। तो वो तब भी रेजिस्टेंस ओरिएंटेड थी। रेजिस्टेंस मतलब कि ग्लोबल जो भी यूरोपियन एम्पायर था, उसने यूरोपियन एम्पायर ने जिस भी तरह से दुनिया का विखंडन किया, सोसाइटीज़ के लिए आर्टिफिशियल लाइन बना के फर्जी देश बनाए, उसके खिलाफ एक
लोकल इंडिजिनस पैन इस्लामिक मूवमेंट बनाने का प्रयास। वो बाथ पार्टी का एक मूवमेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट था, वो इस्लामिक पार्टी का मूवमेंट एक रेजिस्टेंस मूवमेंट था। फिर बाद में ये इस्लामिक रेजिस्टेंस ईरान वालों ने सीरिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक टाइप करते हुए हमस और हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सीरिया को दे दी कि हमस, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और पूरा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ये आप हैंडल करो, या आप ठीक से कर सकते हो। और वो इसलिए किया क्योंकि उस वक्त जो लीडरशिप थी सीरिया की, वो अलावी कम्युनिटी की थी, वो लोग शिया होते थे, और वो शिया उनके बीच में गहरी एक जनरेशनल और सिविलाइजेशनल रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग थी, और उसके चलते ये चला रेजिस्टेंस। अब उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए इजराइल पिछले 30 साल से सक्रिय है। 30 साल पहले कैंप डेविड जब अकॉर्ड्स हुए थे, बिल क्लिंटन ने कराए थे यासिर अराफात और उनके साथ, तो उस वक्त उन्होंने, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी राजनीति चलाने के लिए उस अकॉर्ड का विरोध किया था, और उन दोनों के पुतले वहाँ पे जलवाए थे, और उसके बाद उसको मरवाया था उस राष्ट्रपति को जिसने समझौता किया था, और बिल क्लिंटन को ये मैसेज करवाया था कि हम तुझे ख़त्म कर देंगे, तो हमको डिवाइड करने का ट्राई कर रहा है। दोनों ने वास्तव में किया भी। बिल क्लिंटन का जो मोनिका लेविंस्की के साथ स्कैंडल हुआ, उसको हाईलाइट करते हुए एप्स्टाइन ने अपने कमरे में घुसते हुए घर में इतनी बड़ी पेंटिंग बना के रखी हुई थी, जिसमें बिल क्लिंटन को मोनिका लेविंस्की की ड्रेस पहना के ऐसे औरतों की तरह बैठा हुआ दिखाया गया है। वो क्लियरली अपने हर विजिटर को बताता था, दिस इज़ व्हाट वी डिड टू बिल क्लिंटन, कि उसने हमारे खिलाफ पैलेस्टाइन के साथ समझौता करवाने का प्रयास किया, तो हमने उसको मोनिका लेविंस्की के अफेयर में इस तरह से फरवाया कि उसकी ऑडियो रिकॉर्ड बोलते हुए की, फ़ोन सेक्स करते हुए की इजराइल के पास थी, और उसकी धमकी दे के, और उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया है बिल क्लिंटन को। तो आपका कहने का मतलब है कि मोसाद इस लेवल पे, या इजराइल इस लेवल पे काम कर रहा था उस समय कि जो अमेरिका की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा, और ये कहा जा रहा है ट्रंप के बारे में भी कि ऐसी बातें ट्रंप के बारे नहीं, में। कहा नहीं जा रहा, ये है, ये रियलिटी है, ये कोई इंटेलिजेंस की फाइल पढ़ के मैं याद करके नहीं बोल रहा हूँ कि वो मैं जब स्टेशन चीफ था मैंने किसी अमेरिकन जाए सुननी नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड एक्चुअल है ऐसा। वो उसकी जो पेंटिंग है वो है उसके घर में, आप जाके देखेंगे, इंटरनेट पे उपलब्ध है ना। अब वो सारी सामग्री उपलब्ध है, न सिर्फ उनके साथ बल्कि सभी के साथ। अभी डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने का प्रयास किया है इजराइल ने, वो जो शूट आउट हुआ था इनकी कैंपेन में, और उसके बाद एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा उन्हीं की सुनते हैं। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के अंदर भीतर के लोग जो उनके कोर सपोर्टर्स थे मागा वाले, वो उनके खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं। वो टकर कार्लसन, मेगन कैली, वो कैंडन सोवन, उसके पहले जो चार्ली करक का भी जो कोर समूह था, वो उनसे दूर जाता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि पता पड़ रहा है कि इसने हमको बेवकूफ़ बनाया, अमेरिका फर्स्ट का नाम लेके इजराइल फर्स्ट कर रहा है, ये बिका हुआ है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसने दोबारा से वॉर स्टार्ट कर दिया ईरान के नाम पे। और अभी भी उसकी इतनी चलती है, वो जब अमेरिका जाता है तो हेड ऑफ द टेबल खुद खड़ा होकर बात करता है, और डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप यहाँ पे साइड में बैठा होता है। और उनका जो भी नेशनल असेसमेंट था ईरान के बारे में, उसको ओवरराइड करके उन्होंने ज़बरदस्ती वॉर करवाया अभी। जिसके ऊपर उनके जो काउंटर टेररिज्म यूनिट के जो हेड थे उन्होंने सेवा भी दिया था, यही सारे आरोप लगाते हैं। ये जितने भी अमेरिकन इंटेलिजेंस के जो फॉर्मल लोग हैं उन सबको पता है ये सब बातें। वो सब लोग अब ऑनलाइन आके कह चुके हैं, 2500 ब्रॉडकास्ट स्पीच के ऊपर हो चुके हैं। नाउ इट इज़ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक अवेयरनेस। सबको पता है कि ऐसा हो रखा है। जितने फॉर्मल इंटेलिजेंस ऑफिसर सब बताते हैं कि इजराइल इज़ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस थ्रेट अमेरिका के लिए। अब सर ये वापस चलते हैं बिल क्लिंटन की कहानी पे, जहाँ वापस वो बात का सिरा पकड़ते हैं कि मोसाद ने, मतलब आप कहिए कि एप्स्टीन फाइल्स के जरिए जो है कोशिश करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की पूरे अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप को। न सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया। ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश एम्बेसडर टू अमेरिका, ब्रिटिश एम्बेसडर टू अमेरिका 100% उनके हाथ में खेलता, उसको इन्फॉर्मेशन देता, उसकी फोटोज हैं मेंडलसन की। तो ऐसे तो सर कुछ आरोप भारतीय नेताओं के ऊपर भी लगे। उसके विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बहरहाल लेकिन वो चिंता का विषय, नेशनल सिक्योरिटी मेरा सब्जेक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से अगर ऐसा कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी है कोई चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होने की, the first thing we need to do is accept it. Whoever it is, it's a sincere request. No matter what you've done in your past, it doesn't matter. If you feel that because of you national security can be compromised, come forward, accept it कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा compromise material किसी के पास में है, अब बताओ क्या करना है. There are good people who will guide you around. उसका whatever, people will protect you if you're doing it in the national interest, if you're owning up to it, you will always be protected.
लेकिन आप उसके चलते उसके डर में या उसके दबाव में या उसके आगे झुक के नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि करोड़ों जिंदगी का सवाल है। ये करोड़ों किसानों का विषय है। जो ट्रेड डील के नाम पे हमारे किसानों का विषय इस वक्त जो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ सा दिख रहा है, ये जो पेट्रोल डील के नाम पे हमारे जो वास्तव में एनर्जी इश्यूज स्टेक पे लगे हुए दिख रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, जनता का विषय है। गरीब जनता है हमारी यहाँ की, उसको दाल रोटी प्लीज़ खाने को मिल जाए, इतना काम सबको करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के, जो भी जैसा भी है, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जा सकता है, एनोनिमस। 4 लोग आपस के अंदर बैठे कर सकते हैं कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इस्तीफा देता हूँ, आप आगे संभाल लो, कोई बात नहीं, मैं आश्रम में जा रहा हूँ, जो भी है। दैट लेवल ऑफ भारतवर्ष में इसीलिए हमारे लिए बनाया गया आश्रम की व्यवस्था है। आप वानप्रस्थ में चले जाइए, कोई आके नहीं पूछेगा आपसे वहाँ पे। आप नया नाम ले लीजिए, सर मुंडवा लीजिए, आप सन्यासी हो जाइए। सबको अधिकार है क्षमा पाने का। जो भी अपराध हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, प्लीज़ नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ मत करो, ये बहुत संगीन विषय है, इसको सीरियसली लो। जय माँ, जय हिंद। तो आर के शर्मा साहब से हम लोगों ने समझा कि दरअसल पिक्चर जो हमको दिखाई जा रही है उसके पीछे की कहानी क्या है। हम इसी तरीके से और दिलचस्प और अच्छे किरदार आपके सामने इस टेबल टॉक में लाते रहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर भी करें। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और न्यूज़ पिंच देखने का आपका शुक्रिया।